अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और इस उम्मीद का इजहार के साथ जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जनाब मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन एहतियात फिर भी लाजिम है। लाहौर की बात कर लें तो जनाब रात गए से जो बारिश का सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है और वेदर फोरकास्ट तो यही है कि जनाब बड़ा बेहतरीन मौसम जो है ये संडे तक रहने वाला है, तो उस मौसम को ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन जनाब बिजली की तारों से दूर रहें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। अपने घरों में ही छतों पर गली मोहल्लों में मौसम को एंजॉय करें। बात कर लेते हैं प्रोग्राम हाईलाइट्स की। तो जनाब भारत में पेपर लीक स्कैंडल के बाद तलबा का एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए बड़ा सियासी खतरा बनता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी और यूनिवर्सिटीज़ की नौजवान क़यादत में उभरती हुई मुल्क गिर तहरीक ने मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी हैं और ऐसे में पुरअमन तलबा के पार्लियामेंट मार्च पर पुलिस के तशद्दुद और लाठी चार्ज पर दुनिया भर में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खैर और दिलजीत दोसांझ समेत नामवर शख्सियात भी तलबा के हक में बोल पड़ी हैं। तो क्या ये एहतजाज मोदी हुकूमत के सियासी जवाल का आगाज़ है? इसका तज्जिया करेंगे। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें और फ्लैश फ्लड तबाही मचा रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं उससे आपको आगाह करेंगे। पंजाब हुकूमत की बात करें तो 20 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने और न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 95% टैक्स रियायत देने का मंसूबा तैयार किए बैठी है। फ़ायदे में कौन रहेगा ये आपको बताएंगे। तलाक से जुड़े अहम शरई मामलात पर भी माहिरीन की राय आपको बताएंगे। और सेहत की बात करें तो जनाब जोड़ों का दर्द दूर करने और हड्डियों को मजबूत बनाने वाली ग़िज़ाओं के साथ साथ ये भी जानेंगे कि वज़न बढ़ने की असल वजह ज़्यादा खाना है या गलत खाना है और जेंज़ी की नई तरजीहात क्या हैं जनाब। नए फैशन ट्रेंड्स भी आज जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ और आपको बताएं कि जनाब CJP के एहतजाजी मुजाहरे BJP के लिए बड़ा सियासी ख़तरा बनते जा रहे हैं और इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली इस वक्त शदीद एहतजाजी मुजाहरों की लपेट में है। हज़ारों की तादाद में तलबा और नौजवान इम्तिहानी पर्चे लीक होने और दर्जन से ज़ायद तलबा की खुदकुशियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। दिल्ली के दिल जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने वाले पुरअमन तलबा पर पुलिस के बेदर्दी से लाठी चार्ज, आंसू गैस और तशद्दुद ने मुल्क भर में शदीद गुस्से की लहर दौड़ा दी है और नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खैर, हुमा कुरैशी, दिलजीत दोसांझ समेत मारूफ जो शोबिस की शख्सियात हैं वो भी तलबा के हक में बात कर रही हैं। नसीरुद्दीन शाह ने तो मोदी को जाहिल तक करार दे दिया। तो क्या ये अवामी गम गुस्सा मोदी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं बाहर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। वेलकम। कहिएगा, दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त हज़ारों तलबा का एहतजाज और पार्लियामेंट की तरफ मार्च मोदी हुकूमत की दाखिली सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या समझते हैं कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है? कितना डैमेज करेगा मोदी हुकूमत को, BJP को, RSS को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल में पहले जो इनके स्ट्रेंथ देख ले कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसकी तो एक तो प्रेजेंस है स्टूडेंट्स के दरमियान में है और वो स्टूडेंट्स में शामिल है जो फ्रस्ट्रेटेड है, वो समझते हैं सिस्टम फेयर नहीं है, एग्जाम्स में पेपर्स लीक हो रहे हैं। तो आम लोग जो हैं और मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 40% जो इंडिया में जो ग्रेजुएट्स हैं वो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो वो जो है वो समझते हैं दे आर बीइंग बाईपास, उनको वो हक नहीं दिया जा रहा। तो एक उनकी प्रेजेंस है। सेकंड ये है कि इनकी जो सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस है वो बड़ी बहुत स्ट्रांग है और आपको पता है कि वो इस वक्त इंडिया में सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली ये कॉकरोच जनता पार्टी है। 22 मिलियन फॉलोअर्स इसके हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया इनको बहुत ज्यादा कवर कर रही है। सो इनकी ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंस। अब बात सवाल ये भी पैदा हो रहा है, दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे हैव चैलेंज्ड द BJP। सो उनकी जो पॉलिटिकल रेपुटेशन है या उनकी स्टैंडिंग है जो ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है तो उसको उन्होंने थ्रेट किया। अब माना जा रहा है कि फ्यूचर में ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर आके इंडिया के इलेक्शंस में खड़ी हो सकती है। तो उसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से BJP ने इनको साथ वहां पे हैंडल कर रही है तो वो भी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एजेंसीज को देख रही हैं। सो दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ विद एवरी पासिंग डे। लेकिन मेरे ख्याल में क्रेडिट दे इंडिया
गवर्नमेंट अभी अफसोस कर रही होगी कि चीफ जस्टिस को वो लेके आए थे, हम्म। उनके एक रिमार्क की वजह से कॉकरोच और पैरासाइट जिसने कह ओ, दिया था। जी। उसके बाद जो इनका वजीर है दीपक है, जो इनका लीडर है, तो उसने कहा था हाउ कम, अगर उन्होंने कहा कि अगर किसी दिन ऐसा भी उन्होंने कहा था व्हाई नॉट कि ऑल कॉकरोचेस भी कम टुगेदर, तो उसके बाद से फिर ये सारे हम्म। जमा हो गए थे। तो एक इट इज ए राइजिंग थ्रेट टू बीजेपी हम्म। आरएसएस गवर्नमेंट इन इंडिया। बिल्कुल, और अब ये जमा हो गए हैं और संभाले नहीं संभल रहे। ब्रिगेडियर साहब, आप कह रहे हैं कि तमाम आलमी इदारे जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इन पर नज़र रखे हुए हैं सारे मामलात पर, लेकिन आप देखिए कि किस तरह दिल्ली के दिल के अंदर जो है पैलेट गन्स जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इस्तेमाल की जाती थी, वो जो है यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है इन स्टूडेंट्स के खिलाफ। और उसके अलावा जिस तरह से सिविल कपड़ों में आरएसएस के जो गुंडे हैं वो आकर जनाब इन स्टूडेंट्स पर तशद्दुद कर रहे हैं, इतना बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जनाब अब हमारा जो भी अहलकार होगा उसको यूनिफॉर्म में निकलना ज़रूरी है। तो ये जो बर्बरियत है, यानी इससे ये साबित हो गया कि पड़ोसी तो पड़ोसी, इनके अपने भी जो हैं वो महफूज नहीं है इनके शर से। तो आलमी इदारों को क्या करना चाहिए नजर रखने के अलावा? जी, अभी आप देखें जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी आपने बात की है, या पुलिस ने लाठीचार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस है, पैलेट गन्स है। और वैसे भी दिल्ली की हिस्ट्री आप देखें, अगर आपको रिकॉल करें कि आज से जिस तरीके से यहाँ पे मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, अगर जिस तरह सिटीजन अमेंडमेंट बिल की वजह से तो मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स यहाँ पे कैरी किए गए थे दिल्ली में। तो इस तरह की दिल्ली की अपनी एक हिस्ट्री भी है। तो लेकिन जिस तरीके से हुआ, लोगों को उठा के लेके के डिटेंशन में डाला हुआ है, थ्रेट किया जा रहा है कि वो बाहर ना आए। दैट्स वाई कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, वो कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने कहा स्पेशली जो ब्लैकआउट किया गया था, सोशल मीडिया बंद कर दिया था, इंटरनेट की फैसिलिटी रोक दी गई थी, और फिर फोर्सफुल जो डिटेंशन के लिए लोगों को रखा हुआ है, उस पर कंसर्न का इजहार किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट की जो नींदें है वो हराम हो चुकी है, क्योंकि ये जनरेशन जी के लोग हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हुई थी, जी। सिमिलरली इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, 1 करोड़ 40 लाख करोड़ के करीब है। अगर उनमें से यही चंद हजार है जिन्होंने अभी दिल्ली को ऑलमोस्ट यरगमाल बनाया हुआ है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स वाई वो खतरे की घंटी इंडिया में बज चुकी है। अभी आप देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इनके साथ खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बाकी दूसरे तमाम पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, वो सारे जी। इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में इनकी स्ट्रेंथ विद एवरी पासिंग डे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और हुकूमत खौफजदा भी है। मसूद साहब, आपने बात की है बांग्लादेश के एहतजाज की, नेपाल का एहतजाज हुआ, इनकलाब आया, बल्कि और फिर बांग्लादेश में भी हमने देखा कि जिस तरह से हसीना वाजिद का तर्ज अमल था, जितनी एरोगेंस उसमें थी, यहीं पर नज़र आती है हमें। राजनाथ को देख लें तो वो कहता है कि यूनियन मिनिस्टर कभी हुआ है कि इस्तीफ़ा दे दे और हम यहाँ से इस्तीफ़ा दें, ये कोई यूपी थोड़ी है। तो आपको लगता है कि अगर यही बिहेवियर रहा तो फिर नताइज जो हैं वो बांग्लादेश जैसे भी निकल सकते हैं? लाइकली है, देखें कि इवन जो बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में हुकूमत कर रही है, आपको पता है कि जो नारे उन्होंने लगाए थे अब के बाद 400 पार था, तो वो भी नहीं ले सके, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके। टोटल जी। डिपेंडेंट दो रीजनल पार्टीज पे है, एक तेलुगुदेशम पार्टी है साउथ इंडिया की है, हम्म। और जनता दल यूनाइटेड है नॉर्थ इंडिया की। इनके बलबूतों पे हुकूमत पे है, एक पार्टी भी हट गई इलेक्शन गवर्नमेंट गिर सकती है। दैट इज थिंग। तो अब इसके बाद से इस तरह ये जो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं काकरोच जनता पार्टी, जी। तो वो यकीनन एक वो थ्रेट महसूस कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये एक बड़ा थ्रेट है, उनकी जो स्टैंडिंग है वो खत्म हो सकती है। और दैट्स वाई आप देखें कि बहुत सारे इवन मोदी साहब ने उस पर कोई खास इस तरह रद्द अमल नहीं दिया है। जिस तरह की डिमांड्स आ रही हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है, और डिमांड देखा जाए तो बड़े जेन्युइन है, आम लोगों की दिल की बात उन्होंने की है। पेपर लीक होते हैं, इस तरह वो कोटा मिलता नहीं है, और हायर बिडर को पेपर्स लीक करके पेमेंट्स की जाती है। सो मेरे ख्याल में कि एक रियल थ्रेट इज डेवलपिंग इन इंडिया टू बीजेपी आरएसएस लेड गवर्नमेंट। और बिल्कुल मसूद साहब, आवाज़ें जो हैं वो इंडिया के अंदर से उठ रही हैं, नामवर शख्सियात जो हैं इस पर बात कर रही हैं, ना सिर्फ बात कर रही हैं, हिमायत कर रही हैं। और हम देख रहे हैं इन स्टूडेंट्स के लिए इतना खाना भिजवाया गया मुसलमानों की जानिब से, सिखों की जानिब से, और कोई मज़हब जो है, ज़ात पात जो है वो नहीं देखी जा रही, बल्कि इन्हें कहना पड़ा कि और खाना मत भिजवाइए, हमारे पास काफ़ी है। हम देखते हैं कि नसीरुद्दीन शाह जैसे लेजेंडरी एक्टर और उसके अलावा दिलजीत दोसांझ, ये भी फनकारों की, और बहुत सारे और भी नाम हैं जो खुल्लम खुल्ला तलबा की हिमायत कर रहे हैं।
तो क्या भारतीय सिविल सोसाइटी मुकम्मल तौर पर बेदार हो चुकी है? जो मजहब कार्ड खेला जाता था, मजहब के नाम पर सियासत की जाती थी, उसको अब रद्द करने का वक्त है ये? जी हाँ, देखें कि स्पेशली इवन हमने शबाना आजमी को भी देखा, जी। और भी बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, मीडिया के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो भी आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें राहुल गांधी जाके इनके साथ बैठ गए हैं, तो बहुत अपोजिशन लीडर हैं, बहुत जी। उनकी इम्पोर्टेंस है। समाजवादी पार्टी है, बाकी दूसरी पार्टीज भी है। फिर सिविल सोसाइटी में देखें ना, सिविल सोसाइटी में वो कहते हैं ना, आपने उनकी दुखती रग पे जिन्होंने हाथ रखा है, और आप उन्होंने जिस तरीके से कहा कि आम गरीब आदमी जो है वो उसको चांस ये नहीं मिलता है इंडिया में। और हम यही तो कहते हैं ना कि 5% ब्राह्मण है इंडिया के अंदर, वो तमाम इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, मिलिट्री है, वो डिसीजन मेकिंग में शामिल है। तो अनफॉर्चुनेटली आप दैट्स वाई आप देखें ना कि दलित जो 40 करोड़ थे, उन बेचारों पे तो कोई हैसियत नहीं है, शूद्र कहलाते हैं, हरिजन है, अनटचेबल है। इसी तरह मुसलमानों की हालत है, इसी तरह खालिस्तान के सिखों की जी। हालत है। तो मेरा ख्याल में रियलाइजेशन जनरली अभी हो रही है। सो दैट्स वाई आप यूरी का बट ओबामा ने क्या कहा था, क्रिस्टिना अमानपुर को जब इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने यही कहा था, भाई जिस तरीके से इंडिया में हालात वाकयात है, दे आर ट्रीटिंग द माइनॉरिटीज स्पेशली जी। मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन, उन्होंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया विल पुल अपार्ट, इंडिया टूट जाएगा। तो जी। इस तरीके से अब इस तरह की मुहिम है जिसमें आपने देखा कि जात पात कोई नहीं है, सब मिलके आके एक आप समझ ले, एक बड़े जो कैडर के लोग हैं या ब्राह्मण्स हैं, उनको उन्होंने चैलेंज किया है। क्योंकि साउथ इंडिया में दिस नो कंसेप्ट ऑफ ये जो जात पात कास्ट सिस्टम कोई नहीं है। सो मेरे ख्याल में जो एक थ्रेट जो था, जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, जिस तरह बांग्लादेश में एकदम वो आए, दे स्वेप्ट अवे, इसी तरह इंडिया में भी लाइकली है कि आप देखेंगे कि बहुत वक्त दूर नहीं है जब मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, सिख मिल के जी। वो भी हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम देखें तो इस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा अगर किसी और मुल्क में हो रहा हो, तो फिर जो दूसरे ममालिक हैं या जो इदारे हैं वो मुदाखलत भी करते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। जो लगता नहीं कि बीजेपी इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगी, वो तो ताकत के साथ ही इन मुजाहिरीन को हैंडल करने की, स्टूडेंट्स को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन इदारों के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के मामले में? देखिए वो तो है, लेकिन इंडिया से खबर तो बन गई है, दुनिया जी। भर के अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट उन्होंने कर दी है, उन्होंने अपना कंसर्न का इजहार कर दिया है। सो मेरे ख्याल में वो तो एक अचीवमेंट है। बाकी डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं, बड़े बड़े ममालिक जी। के डबल स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि इंडिया के अंदर उनका इंटरेस्ट है। सही। लेकिन ये है, खबर बन गई है, मीडिया की बिल्कुल। अटेंशन आ गई है, दुनिया भर में है। सो आप देखें ना कि जिस तरह हमने अरब स्प्रिंग देखा, एक मुल्क से स्टार्ट हुआ और दूसरे ममालिक में चला और हुकूमतें जी। चेंज हुई। अब ये बांग्लादेश से आप देखें ना, अभिजीत दीपक जो था, वो एक यूएस ग्रेजुएट, जी। और वो उसने आके जब देखा कि हमें मॉस्किटो कह रहा है, तो ही अमेरिका से वापस आ गया। तो मेरे ख्याल में अब लोगों में एक रियलाइजेशन आ रही है। तो आप देखें जिस तरह स्ट्रेंथ है, और कल जिस तरह आपने फुटेजेस में देखें, जी। लोगों में, बच्चों में गम और गुस्सा का इजहार किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के से चीजें हैंडल गलत तरीके से करेंगे, तो मोदी साहब के लिए वाटरलू भी साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वाटरलू भी साबित हो सकता है। और सर, जिस तरह से आपने बात किया कि खबर बन रही है, बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया जो है इसको भरपूर कवरेज भी दे रहा है, स्पेस भी दे रहा है, इनके एहतजाज को, इनके प्रोटेस्ट पर बात भी हो रही है। लेकिन गोदी मीडिया के किरदार पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मुसलसल जो है इस एहतजाज को, इनकी कॉज को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ हरबे आजमाई जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि शायद चीन की बैकिंग है, और बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं इस पर लगाए जा रहे हैं। तो गोदी मीडिया के किरदार पर आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए गोदी मीडिया तो जिस तरीके से हमने मार्के हक बुनियादी महसूस में देखा, जिस तरीके से वो लाहौर को फतह किया, लाहौर के पोर्ट में दाएं बाएं पहुंच गए थे, तो इस तरह का मीडिया है। और अनफॉर्चुनेटली तमाम मीडिया जो है टोटली दैट इज कंट्रोल बाय रा जो है, या आर बीजेपी हुकूमत के सेल्स कंट्रोल करते। इवन टिकर्स जो भी चलते हैं वो भी उनके डिक्टेशन पे वो टिकर्स वहां पे चलते हैं। सो वो, क्योंकि देखें दिस इज ए मैसिव मूवमेंट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, क्योंकि आप समझ ले इससे बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप हो रहे हैं इंडिया के लिए। दैट्स वाई इसको निगेट करने के लिए, उसको लोअर डाउन करने की कोशिश की जा रही है। और दैट्स वाई आपने देखा कि इंडिया की हमेशा से ये पॉलिसी रही है
कि डोमेस्टिक ऑडियंस का फोकस पाकिस्तान पर रहे। जी। टेररिज्म की बात करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाए, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करवाए, करवा के कहें कि हमने ये करवा करवा रहे हैं और अटेंशन डाइवर्ट कर। लेकिन इस दफा वो पकड़े गए हैं, क्योंकि इंटरनली तो इवन देखें गोदी मीडिया जो मर्जी कर ले, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से आपने देखें कि बीजेपी ने क्या करवाया, एक तो इंटरनेट भी ब्लॉक करवा दिया, जी। और फिर उन्होंने ये कहा इनका सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करवाने की कोशिश की, विच दे फेल्ड, क्योंकि वो जो इंस्टाग्राम वाले दूसरे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। सो मेरे ख्याल में मुश्किलात अब इनके लिए बढ़ती जा रही है। मीडिया भी कुछ नहीं कर सकता, मीडिया के हाथ से चीजें निकल गई है। अब रियलिटी पे उनको आना चाहिए कि लोगों के रियलाइजेशन है, उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। 5% ब्राह्मण बैठ कर हुकूमत कर रहे हैं, दलित के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, मुसलमान और लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट हिंदुओं की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल सही, कोई हैसियत नहीं है। और इसी के लिए अब हम देख रहे हैं कि इतना रद्द-ए-अमल जो है वो आ रहा है बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़, और उनकी जो नफ़रत की सियासत है हमेशा, और मज़हब कार्ड जो है वो खेला जाता है मोदी सरकार की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ अवाम अब जो है वो उठ खड़ी हुई है। और इसमें कोई भी तफरीक नहीं है ज़ात पात की, धर्म को लेकर। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये बड़ी कामयाब अभी तक तहरीक है। और इंस्टाग्राम पर ही अगर हम देखें, जिसको बंद करवाने की कोशिश की है मोदी सरकार ने, 25 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स उनके वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का, आप अपना तज्जिया दे रहे थे। और बिल्कुल ये हम देख सकते हैं कि ये हुकूमत की तब्दीली का शाखसाना भी हो सकता है, और जिस तरह से मिस हैंडल किया गया, अब ये जनाब आलमी मीडिया भी इस पर डिस्कशन कर रहा है। तो देखते हैं क्या नताइज निकलते हैं। क्या जो पूरा निज़ाम तालीम है उसको चेंज किया जाता है इंडिया के अंदर मोदी सरकार की जानिब से, और जो वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, इवन मोदी के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है, तो देखते हैं कि बीजेपी की जानिब से किसका इस्तीफ़ा जो है वो अब सामने आता है। इस मामले पर नज़र रखेंगे। और एहतजाज जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन जनाब मौसम कुछ बेहतर हुआ है, गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, और AC जो है उन्हें भी थोड़ा सा रेस्ट मिला है, उन्हें भी थोड़ा सा सांस मिला है। लेकिन आपको बता दें कि शदीद मौसम में AC हर घर की ज़रूरत तो होता ही है, लेकिन अगर आप ज़्यादातर वक्त एयर कंडीशन में ही गुजार देते हैं तो मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि AC कमरे की कुदरती ह्यूमिडिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जिससे जल्द शदीद खुश्क और खुरदरी हो जाती है, होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको आंखों में जलन या धुंधलेपन की शिकायत हो सकती है। सबसे बढ़कर अगर AC के फ़िल्टर्स की बाकायदगी से सफाई ना की जाए तो इनमें जमा गर्द और इसके अलावा फफूंदी के ज़रात हवा में फैलकर दमे के दौरे और सांस की संगीन बीमारियों का सबब बन सकते हैं। माहिरीन ने मशवरा दिया कि AC वाले माहौल में रहने वाले अफराद दिन भर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाइड्रेटेड रहें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और AC के फ़िल्टर्स को हमेशा साफ़ रखें। माहिरीन ये भी कहते हैं कि मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके एयर कंडीशंस के मुमकिना मनफी असरात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो जनाब AC करें, लेकिन उसके साथ साथ ये एहतियात जो है वो ज़रूरी है। और कल भी हमने आपको बताया था कि अगर आपने AC यूज़ किया तो जिस तरह आप सर्दियों में हीटर यूज़ करते हुए एक पानी का बाउल पास रखते हैं, तो इसी तरह ये भी आप रखना जो है AC के अंदर ना भूलिए, इसकी भी इक्वली जो है वो ज़रूरत होती है। अभी प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। दीन इस्लाम में निकाह को एक इंतहाई मुकद्दस और मजबूत मुआहदा करार दिया गया है, जबकि तलाक नागुज़ीर हालात में आखिरी हल के तौर पर जायज़ तो है, लेकिन इसे हलाल उमूर में सबसे नापसंदीदा अमल बताया गया है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में दीन से दूरी और जज्बाती रवैयों की बिना पर तलाक के मसाइल को संगीन और पेचीदा बना दिया जाता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में तलाक के अहम मसाइल क्या हैं, इसी पर रहनुमाई हासिल करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आज चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल अलामा मोहम्मद राग़िब नईमी साहब ने। बहुत शुक्रिया नईमी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो इस्लाम में तलाक बारे बताइए कि क्या अहकामात आए हैं और कितनी इकसाम हैं। शदीद गुस्से की हालत में दी गई तलाक शरन वाक़या होती है या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। वाक़तन पाकिस्तानी मुआशरे के लिए इस वक्त अहम तरीन मसाइल में मियाँ और बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े के नतीजे में दी जाने वाली तलाक और उसके बुरे असरात हैं, जो बहुत तेज़ी के साथ मुआशरे को अपनी लपेट में रह रहे हैं, और उसकी वजह से ख़ानदान के ख़ानदान तबाह व बर्बादी का शिकार हैं। इसकी बुनियादी वजह इस्लाम में तलाक देने के तरीक़ेकार से अदम आगही है। अफराद को, अज़वाज को ये मालूम नहीं कि हमने किस तरह अपनी बीवियों को तलाक देनी है और किस तरह उन्हें अपने हवाले अक़्द से जुदा करना है। और इसी तरीके से हम ये देखते हैं
कि बात बात पर तलाक मांगने का एक वतीरा ख़वातीन की तरफ से ख़ानदानों के अंदर नज़र आ रहा होता है। छोटी सी लड़ाई और झगड़ा होता है, उसके ऊपर इस बात का तकाज़ा किया जाता है कि मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह हमारी वो तवक्कुआत हैं जो कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ मंसूब कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं, और हम ये नहीं समझते कि ये तो तवक्कुआत हमारे ज़हनों के अंदर ड्रामे देखकर और सोशल मीडिया देखकर बनी है। हकीकत में इनको इनके ऊपर कितना अमल पैरा होया जा सकता है, और हकीकत में इनमें से कितनी मामलात ऐसे हैं जो कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए पूरा कर सकते हैं, और बतेरे ऐसे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक। जहाँ तक तलाक की बात करें, जी। तो तलाक की बुनियादी तौर पे शरीयत में 3 अक़साम हैं। हम इन्हें तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन और तलाक़ बिदअत की सूरत में मुतसव्वर करते हैं। यानी 3 कैफ़ियत और 3 सूरतें हैं। तलाक का बुनियादी मतलब यूँ कह लीजिए कि आज़ादी दिलाना है। तलाक उस अमल का नाम है जिसके नतीजे में एक शौहर अपनी बीवी को अपनी ज़ौजियत से बाहर कर देता है, या जो ज़ौजियत का असर है वो ख़त्म हो जाता है तलाक देने के ज़रिए से। सही। तलाक के लिए तलाक के लफ़्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ज़ाहिरी लफ़्ज़ हैं, और तलाक के लिए कनाया के अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं अच्छा। जो कि मुख़्तलिफ़ मुआशरों में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से मुरव्वज हैं। जैसे कोई शौहर अपनी बीवी को ये कह सकता है, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, जा तू अपना मामला खुद से कर ले, मैं अपना ताल्लुक़ तेरे से ख़त्म करता हूँ। इस तरह के जो अल्फ़ाज़ हैं ये तलाक़ कनाया के अंदर शुमार किए जाते हैं। सही। जो ज़ाहिरी तलाक के अल्फ़ाज़ हैं उसमें आम तौर पे यही है कि तलाक को माज़ी के साथ या हाल के साथ मंसूब करके किया जाए। जैसे अलिफ़ कोई शौहर है वो अपनी ज़ौजा बे को तलाक देता है तो कहता है कि मैंने तुझे 1 तलाक दी, या मैंने तुझे तलाक दी, या मैं तुझे तलाक देता हूँ। जब माज़ी या हाल के साथ लफ़्ज़ तलाक को जोड़कर बयान किया जाए और उसमें सही। मुख़ातब अपनी बीवी हो, तो फिर वो शौहर, इसका मतलब ये होगा कि उस शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब तलाक की जो गिनती है वो जी। या तो तलाक के अल्फ़ाज़ के अकरंस के साथ कि वो 1 दफ़ा कहा है, 2 दफ़ा कहा है या 3 दफ़ा कहा है, इस एतबार से गिनी जाएगी, या फिर जो तलाक के अल्फ़ाज़ हैं उन्हें इस तरह तसव्वुर किया जाएगा कि 1 तलाक दी है जिसमें लफ़्ज़ 1 का इस्तेमाल किया गया, या लफ़्ज़ 2 का इस्तेमाल किया गया, या लफ़्ज़ 3 का इस्तेमाल किया गया। बात मैं कर रहा था कि तलाक अहसन। तलाक जी। अहसन ये है कि जब जो शौहर तलाक देना चाहता है, वो अपने मुकम्मल इरादे के साथ ये बात सोच ले कि मैंने अब अपनी बीवी को तलाक देनी है, जी। तो फिर जब उसकी बीवी मेंसेस से पाक हो जाए, तो वो अपनी बीवी को एक बार तलाक के अल्फ़ाज़ कहे। जैसे कोई शौहर अलिफ़ अपनी बीवी को कहे कि मैं तुझे 1 तलाक देता हूँ, या कहे मैंने तुझे 1 तलाक दी, या कहे मैंने तुझे तलाक दी। सही। सिर्फ़ 1 दफ़ा वो बोलेगा कि मैंने तुझे तलाक दी, और इसके बाद फिर वो स्टॉप कर जाएगा, वो रुकेगा, और वो अपनी बीवी को मज़ीद तलाक़ें नहीं कहेगा, और इस तरीके से जो 3 मेंसेस का वक़्त है वो गुज़र जाएगा। तो जी। इस नतीजे में जो तलाक वाक़या होगी, हम उसे तलाक़ अहसन कहते हैं। शरीयत में इस तलाक को पसंद किया गया है कि अगर देनी है तो इस तरीके से दी जाए, और उसका नतीजा ये निकलता है जी। कि अगर इद्दत गुज़र भी जाए 3 मेंसेस की, तो इद्दत गुज़रने के बाद भी शौहर के पास और बीवी के पास ये इख्तियार रहता है कि वो बग़ैर किसी हीलो-हुज्जत के दोबारा निकाह में आना चाहें, तो वो दोबारा निकाह में आ सकते हैं, और वो सही। दोबारा अपने निकाह को कायम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ 1 तलाक दी है। बिल्कुल सही। इसी अलावा तरीके से साहब जो अगर बाकी 2 2 तलाक अक़साम हैं वो भी आपसे हम समझना चाहेंगे, लेकिन इसको भी इलैबोरेट कर दीजिएगा कि क्या जिस तरह से आपने कहा कि जो एक हैज़ का दौरानिया है वो गुज़रने का इंतज़ार करना चाहिए, तो उसके दौरान क्या तलाक नहीं दी जा सकती? देखिए, जो शरीयत है, शरीयत ये जी। कहती है कि तलाक जो है वो पाकी की हालत में दी जाए, सही। नापाकी की हालत में ना दी जाए। ठीक। लेकिन अगर कोई शरीयत के इस तरीके कार की मुखालफत करते हुए नापाकी के अय्याम में भी तलाक देता है, तो वो जी। तलाक वाक़या हो जाती है, सही। लेकिन इद्दत की मुद्दत कदरे बढ़ जाएगी।
बिल्कुल ठीक। और बाकी दो इकसाम लामा साहब? जी, तलाक हसन, हसन। दूसरी तलाक है तलाक हसन। तलाक हसन ये है कि एक शौहर अपनी बीवी को एक तलाक देता है, हम्म। वो पाकी के अय्याम में देता है, उसके बाद फिर नापाकी के अय्याम आ जाते हैं और एक दफ़ा वो गुजरते हैं तो फिर वो दूसरी तलाक देता है, हम्म। दूसरी पाकी के अय्याम में, और जब वो भी गुजर जाएँ, दूसरी दफ़ा हम्म। नापाकी के अय्याम गुजर जाएँ, तो फिर तीसरी बार जब वो पाकी के अय्याम में तलाक देगा, यानी वो हर महीने में एक-एक तलाक देता है। तो तलाक की ये किस्म तलाक हसन कहलाती है। और सही। इस तलाक को जब कोई भी शौहर इख्तियार करता है, तो वो 3 महीनों में 3 तलाक़ें देके अपना और अपनी बीवी का ताल्लुक हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर लेता है। और जो तीसरी तलाक की किस्म है, तलाक़ बिदा बेदा। जिसको कहा जाता है, या उसको जी। तलाक़ मुग़ल्लज़ा भी हम कह देते हैं, सही। जिसमें 3 तलाक़ें कोई भी हम्म। शौहर इकट्ठी एक दफ़ा में अपनी बीवी को दे दे, तो वो तीनों की तीनों तलाक़ें वक़ू हो जाती हैं, वाक़या हो जाती हैं, और अच्छा। उसका असर ये होता है कि इद्दत गुज़ारने के बाद वो हम्म। शौहर और बीवी कभी भी आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं। अब उनका निकाह अच्छा। नहीं होगा, ओ। जबकि तलाक़ आसन में हमारे पास ये ऑप्शन बाकी रहती है कि वो निकाह कर सकते हैं, इद्दत अगरचे ख़त्म भी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब, बड़ी आपने इस नुक्ते पर वजाहत की है। ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि क्या दौरान हमल भी तलाक दी जा सकती है? जी, दौरान हमल भी तलाक हो जाती है, हम्म। लेकिन इसका असर इद्दत पर पड़ता है कि इद्दत उसकी कितनी होगी। अगर दौरान अच्छा। हमल तलाक दी गई है, तो उसकी इद्दत आम हम्म। तौर पर वज़ाए हमल, कि जब हमल जो भी है पैदा हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो हम्म। बच्चे की पैदाइश जी। होने तक इद्दत चलती रहती है। हम्म। चाहे वो 1 माह के बाद पैदा हो, चाहे 10 दिन के बाद पैदा हो, चाहे वो हम्म। 8 माह के बाद पैदा हो, जी। जितनी भी मुद्दत हमल की रहेगी, प्रेगनेंसी की रहेगी, उस हम्म। मुद्दत में वो इद्दत चलती रहेगी, सही। और जब बच्चा पैदा होगा फिर इद्दत ख़त्म होगी। हम्म। बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब, क्या तलाक के मोतबर होने के लिए बीवी का खुद सुनना या मौके पर गवाहों का मौजूद होना भी ज़रूरी है, या सिर्फ अल्फाज अदा करने से भी तलाक हो जाती है? देखिए, तलाक का मामला इंदल्लाह है, हम्म। और उसे साबित करने के लिए गवाहों की ज़रूरत होती है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को सामने अपनी बीवी के सामने तलाक दे रहा है, बीवी सुन हम्म। रही है और गवाह कोई भी नहीं है, तो वो तलाक हो जाएगी, गवाह ना भी हों। और अगर गवाह हों, तो वो गवाह इस बात की गवाही देंगे कि हमारे हम्म। सामने तलाक के अल्फाज कहे गए हैं। और अगर शौहर अकेले में भी अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज कहता है, तो इंदल्लाह तलाक हो जाएगी। हम्म। लेकिन चूँकि वहाँ पे गवाह नहीं है, तो उसकी तनफ़ीज़, अगर वो शौहर इनकार कर दे कि मैंने तलाक ही नहीं दी है, तो उसकी तनफ़ीज़ नहीं हो सकेगी। लेकिन इंदल्लाह तलाक हो चुकी है। अब शौहर के लिए लाज़मी है कि वो अपनी उस बीवी से मफ़ारक़त इख्तियार करे, जुदाई इख्तियार करे। अगर जी। वो जुदाई इख्तियार नहीं करेगा, तो इंदल्लाह गुनाह का मुर्तकिब होगा। बिल्कुल सही। अलामा साहब, और रुखसती से पहले दी जाने वाली तलाक की सूरत में औरत पर इद्दत लाजिम होगी या नहीं, और हक महर की अदायगी का क्या हुक्म है दीन इस्लाम? देखिए, जब हम हक महर की बात करते हैं, जी। तो हक महर की अदायगी का ताल्लुक तलाक के साथ नहीं है। हक महर की अदायगी का ताल्लुक निकाह के साथ है। हम्म। निकाह को वैलिडेट हक महर करता है। जब एक शौहर ने किसी भी खातून के साथ मुकर्रा हक महर के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय के साथ निकाह कर लिया, अब जी। उस शौहर के लिए लाज़िम है कि वो हम्म। उतना हक महर अदा करे। भले से वो उसी वक़्त अदा करे, भले से वो ठीक। ताख़ीर से अदा करे। हम्म। निकाह फ़ार्म में अगर ये बात लिख दी है कि हक महर का एक मुकर्रर हिस्सा वो निकाह के मौका पर अदा करेगा, तो उसे उतना हिस्सा निकाह के मौका पे अदा करना होगा। बकिया अगर इंदु तलब है, तो उसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले अय्याम में वो उसे दे सकता है। इसी तरह हम्म। अगर वो सारा का सारा हक महर निकाह के मौका पर भी अदा कर जी। देता है, फ़बिहा, बहुत अच्छा है। तलाक के साथ हक महर का ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम्म। अगर उसने हक महर अदा नहीं किया है, तो हम्म। फिर जब भी वो तलाक देगा, तो वो जी। लाज़मी तौर पे उसे चाहिए कि वो अपनी साबका बीवी जिसको उसने तलाक दे दी है, उसका हक महर उसे लाज़मी तौर पे अदा करे।
बिल्कुल सही। अलामा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दो सिचुएशंस हैं, ज़रा इन पर भी कमेंट कीजिएगा। यहाँ तो मियाँ बीवी के दरमियान कोई खुदा न खास्ता झगड़ा हो गया और गुस्से में मर्द ने एक तलाक दे दी और फिर बाद में उनकी सुलह हो जाती है, तो वो दी गई एक तलाक का स्टेटस क्या होगा? और उसके अलावा अगर हम देखें, दो तलाक़ें हो चुकी हैं किसी मियाँ बीवी के दरमियान और फिर उनके दरमियान रुजू हो जाता है, तो फिर उसकी हैसियत क्या रहती है? देखिए, भले से एक तलाक दी है या जी। दो तलाकें दी हैं, हुँ। एक या दो तलाक देने के बाद शौहर को इख्तियार होता है रुजू करने का। वो अपनी उस तलाक से रुजू कर सकता है, लेकिन रुजू करने का मतलब कतई तौर पे ये नहीं होता कि तलाक ख़त्म हो जाएगी, तलाक के अल्फ़ाज़ ओमिट हो जाएँगे। तलाक वाक़या होती है, तलाक के वो अल्फ़ाज़ अपना वजूद रखते हैं, सिवाय इसके कि आइंदा उस शौहर के पास जितनी तलाक उसने एक या 2 की सूरत में दी हैं, जी। इतनी तलाकों का इख्तियार उसका ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे सही। एक शौहर ने एक तलाक दी और उसके बाद उसने अपनी बीवी से रुजू कर लिया। रुजू करने की सूरत में अब हुँ। आइंदा उसके पास सिर्फ़ 2 तलाकों का हक होगा और वो 2 तलाकें दे सकता है। 3 तलाकों में से 1 तलाक का हक उसने ख़त्म कर लिया है। अगर 2 ठीक। तलाकें दी हैं, रुजू कर लेता है, तो अब हुँ। आइंदा के लिए उसके पास सिर्फ़ 1 तलाक का हक होगा, 2 तलाकों का हक उसका ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल सही। नईमी साहब, अगर शौहर बैरून मुल्क से फ़ोन के ज़रिए, मैसेज या फिर वॉइस नोट के ज़रिए तलाक देता है या किसी स्टाम्प के ज़रिए तलाकनामा बनवा कर भेज दे, तो क्या फिर भी तलाक वाक़या हो जाती है? जी बिल्कुल। अ, असल तलाक जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए, तो वो अच्छा। कम्युनिकेशन का कोई भी ज़रिया है, हुँ। लेकिन ख़ास तौर पे व्हाट्सऐप की सूरत में या जी। वॉइस नोट की सूरत में इस बात की तस्दीक की जाएगी या ईमेल की सूरत में इस बात की तस्दीक की जाएगी शोहर से कि ये वॉइस नोट क्या उसी का है, ये व्हाट्सऐप मैसेज क्या उसी का है, हुँ। क्या ईमेल उसी ही ने की है अपने ईमेल अकाउंट से? जी। जब इस बात की तहकीक हो जाएगी, तो फिर वो तलाक वाक़या हो जाएगी। अगर शौहर ये कह दे कि जी हुँ। ईमेल अकाउंट तो मेरा है लेकिन मैंने तलाक नहीं दी है, या सही। व्हाट्सऐप मेरा ही है लेकिन मैंने व्हाट्सऐप के ऊपर ये अल्फ़ाज़ नहीं लिखे हैं, या ये जो वॉइस नोट है ये एआई के ज़रिए मेरी बनाई गई है और हुँ। मैं खुद से नहीं हूँ, तो फिर इस सूरत में शौहर की हुँ। कॉल का एतबार किया जाएगा और वो तलाक वाक़या नहीं होगी। बिल्कुल, अलामा साहब, और ये ऐसे ही है जिस तरह व्हाट्सएप वगैरह से पहले हम देखते थे, डिजिटल चैनल से पहले हम देखते थे कि कुछ इस तरह के भी हरबे जो है लोगों की जानिब से आजमाए जाते थे कि अदालत से अगर तलाक के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, तो गलत एड्रेस जो है वो मेंशन कर दिया जाता था और फिर अदालत में पता चलता था कि जनाब 3 तो चले गए हैं, तो अब तलाक जो है वो वाक़या हो जाती है। तो इस तरह की भी चीज़ें जो है वो की जाती थी और बिल्कुल आपने ठीक कहा, वेरीफ़ाई करना ज़रूरी है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज़? जी, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो अदालती मामला आपने जिसकी तरफ इशारा किया है, जी। ये अदालती मामला इंतहाई अ कभी अमर रहा है माज़ी के अंदर। अब जी। तो अदालती निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। सही। जब समन जाता है तो फिर बाकायदा तौर पे तस्वीर ली जाती है, जो जिसकी तरफ समन भेजा गया, क्या अच्छा। वाक़ईतन समन उसने वसूल भी किया या नहीं किया है। अब सही। तो बाकायदा उसकी तहकीक होती है और वो रिकॉर्ड ज़बरदस्त। के ऊपर लाई जाती है, जबकि माज़ी में ऐसा नहीं था। हुँ। और कोई भी ऐसा ऐसा खुला, ज़ाहिर बात है आम तौर पे जो तलाक का मामला अदालत के ज़रिए आता है, वो अमूमी तौर पे खातून हुँ। की तरफ से आता है और खातून जो है वो खुला लेने की कोशिश करती है। तो माज़ी में जो इस तरह का खुला लिया जाता है, अगर हम शरई एतबार से देखें कि जिसमें शौहर को मौका ही नहीं दिया गया पेश होने का और हुँ। उसको पता ही नहीं है कि मेरी बीवी ने खुला लिया है, तो ऐसा जो अदालती खुला है, उसके बारे में फुक़हा और मुफ्तियान रिज़र्वेशन रखते हैं और वो कहते हैं क्योंकि शौहर को सुना नहीं गया, इसलिए इस खुला की शरई हैसियत नहीं है। बिल्कुल ठीक। नईमी साहब, तलाक के दौरान औरत का शौहर के घर में क़याम और बाहर निकलने के हवाले से क्या शरई अहकामात हमें मिलते हैं कुरान और हदीस से? क्या हदूद व क़यूद हैं? देखिए शरीयत ये कहती है कि 1 तलाक या 2 तलाक की सूरत में शौहर अपनी बीवी के अगले 3 माह भी नानो नफ़क़े का ज़िम्मेदार होगा और वो अच्छा। उसके नानो नफ़क़े को पूरा करेगा। सही। और 1 और 2 तलाक की सूरत में बीवी को यही हुक्म दिया है वो अपने शौहर के घर में रहे, हुँ। ताकि जब वो अपने शौहर के घर में रहेगी, तो घर में रहने की वजह से जब वो शौहर की नज़रों के सामने आएगी या वहाँ पे मौजूद होगी, तो उसमें रुजू के चांसेस ज़्यादा हैं। शरीयत हुँ। ये चाहती है कि मियाँ और बीवी का घर किसी भी तरीके से ख़राब ना हो हुँ। और उनका घर जो है अगर
किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से तलाक ऐसी हो भी गई है जो जी। 1 और 2 तलाकों पे मुश्तमिल है, तो फिर उनमें बिल्कुल रुजू हो अलामा जाना साहब, और चाहिए हमें और यही उसके लिए इन अहकामात से समझ आता है कि दीन इस्लाम जो है वो मार्जिन देता है कि ये जो नापसंदीदा तरीन अमर है ये ना हो, चाहे ये हलाल भी है, और इसके लिए दीन जो है वो हमें ये रास्ते बताता है। अलामा साहब, लास्टली हमें ये बता जी। दीजिएगा कि क्या इस्लामी शरीयत या फिर पाकिस्तानी कानून में बीवी को ये हक हासिल है कि वो खुला के अलावा शौहर को तलाक भी दे सके? देखिए, तलाक उस वक़्त दे सकती है बीवी जब बीवी को तलाक तफ़वीज़ कर दी जाए। यानी अच्छा। शौहर की तरफ से बीवी को तलाक का हक दे दिया जाए कि सही। वो अगर तलाक का हक इस्तेमाल करना चाहे तो वो तलाक का हक इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन हाँ। उसके लिए शौहर की तरफ से तलाक का तफ़वीज़ किया जाना ज़रूरी है और तलाक का ये तफ़वीज़ किया जाना निकाह के इनेकाद के बाद होगा। निकाह मुनक्किद हो जाए, निकाह के इनेकाद के बाद फिर हम्म। तलाक तफ़वीज़ की जा सकती है और अलामा बीवी को साहब, जितनी भी निकाह तलाक नामे का में हक भी दिया ये जाएगा शिक दूसरी मौजूद होती है, ये इख्तियार देने की तलाक के जी, खातून को? निकाहनामे में भी ये शिक मौजूद है, लेकिन सही। निकाहनामे में इस शिक का इंदराज निकाह होने के बाद किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसका जो इंदराज है वो निकाह हो जाने के बाद किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मसले पर, मामलात पर अल्लामा राग़िब नईमी साहब ने बड़ी फसाहत और बलागत के साथ जो है हमारी रहनुमाई फरमाई है, और यकीनन आपके जो बहुत सारे सवालात थे उनका आपको जवाब भी मिल गया। और अगर मज़ीद आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा जो है किसी आलिम दीन के साथ इस मामले पर रहनुमाई हासिल करें और आपके जो सवालात हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस किया जाए। अभी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। व्यूअर्स, आज के दौर में हड्डियों और जोड़ों का दर्द एक ऐसा आम मसला बन चुका है जिससे ना सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद बल्कि नौजवान भी शदीद मुतासर नजर आते हैं। जैसे कि सुबह उठते ही जिस्म का अकड़ जाना, स्टिफनेस, घुटनों, कमर और गर्दन में मुसलसल दर्द रहना, आखिर किस बीमारी की अलामात हो सकती हैं और होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसका हल क्या मौजूद है? इसी अहम मौजू पर तफसीली गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर सईद अनवर सुलैरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सईद साहब हमें बताइए कि हड्डियों की कमज़ोर होने की निशानियाँ कौन सी होती हैं, और फिर कौन सी कुदरती ग़िज़ाएँ होती हैं जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में बड़ी मददगार होती हैं। दूध के ही सुनते आए हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हड्डियों की सेहत को बड़ा बेहतरीन बनाती? जी, हड्डियाँ असल में पूरे जिस्म में होती हैं जी। और इनकी कमज़ोरी की वजह से बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है कि बच्चे को शुरू से ही दूध पिलाया जाए, उसमें भी कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम जो है ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सही। उसके अलावा ग़िज़ा जो है उसमें भी ये देखना चाहिए कि हम कौन सी ग़िज़ा खा रहे हैं। उसमें जिस तरह आजकल बच्चे खा रहे हैं, जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, इनसे जो है ना वो फ़ायदा कोई नहीं होता, नुकसान होता है। बल्कि अच्छा। हड्डियों की उतनी मजबूती नहीं होती है और ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आजकल जो फीड डाली जाती है मुर्गियों को, उससे भी ये बड़ा नुकसान होता है और बच्चे जल्दी जवान हो रहे हैं और उसकी वजह से उनके जो है ना बाल भी आ जाते हैं चेहरे पे, ख़ास तौर पे लड़कियों के, और सिस्ट वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं, जल्दी वक्त से पहले बालक भी हो जाते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी की मेन कमी जो होती है ना, इस वजह से भी हड्डियों की ग्रोथ जो है ना वो पूरी नहीं होती। और बाद लोगों को तो ये होता है कि वो वक्त से पहले समझो बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ। जवानी में ही वो थोड़ा कुबड़ापन आ जाता है उनमें, हड्डियों की मजबूती से चलना मुश्किल हो जाता है। सही। जोड़ों की जो दर्दें हैं वो भी आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। इसमें यूरिक एसिड जो है वो आम तौर पे मेन आजकल हो रहा है, वो भी ज़्यादा जंक फूड से और बड़ा छोटा गोश्त खाने से होता है। अच्छा। तो यूरिक एसिड जो है ये भी तकरीबन हर दूसरे बंदे को आजकल हो रहा है हमारी नाकस ग़िज़ाओं की वजह से। अच्छा। तो यूरिक एसिड के लिए जो है ना वो दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। ठीक। तो उससे ये है कि परहेज़ करना ज़रूरी होता है, बड़े छोटे गोश्त का ग़िज़ाएँ अच्छी खाएँ। तो इससे जो है ना यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाता है। रोज़ाना वॉक करनी होती है, एक्सरसाइज वगैरह करें साथ। तो इससे जो है ना जो कैलोरीज़ हैं वो जिस्म की वो ज़ाया होती रहती हैं, फिर जो खाता पीता बंदा, तो इससे फिर वो यूरिक एसिड भी जिस्म में कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। सईद साहब, हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि PCOS के, सिस्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, बच्चियाँ जल्दी जवान हो रही हैं, बालिग हो रहे हैं बच्चे, तो ये जो ब्रायलर है इसकी खुराक का भी, फीड का भी प्रॉब्लम है, और कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है। जी, ये बचें किस तरह से इनके? अगर इनको हम तर्क कर दें तो इनके मुतबादिल हेल्दी क्या है हमारे पास?
नहीं, तर्क तो नहीं करना चाहिए। इसमें ये है कि जैसे आप घर में मुर्गियाँ थोड़ा बहुत छतों पे बंदा देसी मुर्गी जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, हाँ वो खा लें। सही, सब्जियां दालें इस्तेमाल करें, उसमें भी प्रोटीन होती है उसमें भी वैसे। प्रोटीन है। हाँ, लेकिन दालों से भी, कुछ दालों से भी जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके अलावा दूसरी हड्डियों की, जो जोड़ों की मेन बीमारी है, यूरिक एसिड के अलावा रोमाटाइड आर्थराइटिस होता है, आर ए फैक्टर वगैरह, हाँ जी, उसमें जो है ना वो हड्डियों की जो है ना ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा शदीद होती है जी, मर्ज़ वो पुराना होता है तो करानक हो जाता है। सही, तो उसमें बाद का तो हड्डियों की ये जो उंगलियां हैं ना ये भी टेढ़ी हो जाती हैं, इतना शदीद वो होता है उसका असर। वो और ये सिर्फ हड्डियों की वीकनेस की वजह से भी ये जो है ना ये मसले मसाइल हो रहे हैं। तो कमर दर्द भी बाद लोगों को हो रही है। जी, वैसे बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं आजकल ऑफिस में, या वैसे भी बल्कि बैठे रहते हैं, या लेटे भी हैं घर में तो किसी गलत पोस्चर में ही लेटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, सीधा बैठना चाहिए, पीछे को टेक रखनी चाहिए, उससे कमर तकरीबन सीधी रहनी चाहिए। कमर आपकी टेढ़ी होगी तो फिर उससे कमर दर्द का भी मसला हो जाता है। बिल्कुल सही। और जी अच्छा सही साहब, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि ये जो सुबह उठते ही उन्हें प्रॉब्लम होती है कि पूरा जिस्म उनका जो है वो स्टिफ हुआ होता है, जोड़ जो है वो अकड़े होते हैं, इसकी क्या वजह होती है? ये किस प्रॉब्लम की इंडिकेशन है? ये वही यूरिक एसिड होता है जिस्म के अंदर। यूरिक एसिड की जी है? यूरिक एसिड है, और इसकी सिम्टम ये होते हैं कि जैसे पाँव के, ये राइट पाँव है, ये आमतौर पर लेफ्ट पे भी हो जाता है, पाँव का अंगूठा जो होता है उसमें पेन शुरू होती है सही, शुरू में। बड़ी निशानी ये है सबसे। हाँ, बड़ी निशानी ये है इसमें, मतलब ये शुरू हो जाता है। वैसे तो ब्लड टेस्ट भी हो जाए यूरिक एसिड की, उसका क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है, 8 पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है तो समझें यूरिक एसिड हो गया उसको। सही, तो यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा है। हमारे होम्योपैथिक में ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये बड़ा अच्छा इनका ट्रीटमेंट है। जैसे ये दवाई है जी, ये PTK 73 इसको कहते हैं। सही, तो ये 10 कतरे सुबह दोपहर शाम पीने होते हैं। तो इसके साथ अगर ये मिला के R73 इसको कहते हैं, ये वाली दवाई जो है जी ठीक, ये भी जो है ना, मतलब ये दर्दों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कमर दर्द हो, जोड़ों की दर्द हो, रोमाटाइड आर्थराइटिस है या गोटी आर्थराइटिस है, उसके लिए बेहतरीन है। और साथ इसके ये R11 होती है ये, ठीक है, ये साथ मिला के इस्तेमाल करें तो ये मसले बिल्कुल सही हो जाते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ऑयल भी आए हुए हैं जो कि कहते हैं कि जी ये आप इसकी मालिश करेंगे तो आपके जितने ये मसले हैं, जो अकड़ापन है आपके जिस्म के अंदर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये तो इनटेक वाली चीज़ें हैं, क्या हमें एक्सटर्नली भी वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मसला तो अंदर है आपके। जी, मसला अंदर होता है, और अंदर जब ट्रीटमेंट करेंगे, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ख़त्म होगा ना सही, वक्ती तौर पे। मतलब कोई भी एक्सटर्नल एंड आउटसाइड पे जो लगाते हैं चीज़ें वो वक्ती होती हैं, उसमें टेम्परेरी रिलीफ होगा, टेम्परेरी होता है, ज़ाइलोकेन मिलाया होता है, मेंथोल होता है, उसमें वो फिर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वक्ती तौर पर रिलीफ होता है। और ये जो आपने कॉम्बिनेशन बताया बड़ा ज़बरदस्त है यकीनन, और बड़ा कारगर भी होगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है? जी जी, इसमें कोलेस्ट्रॉल को भी ये सही करने वाली वो साथ अलग दवाई होती है। जैसे होम्योपैथी में एक दवाई है कोलेस्ट्रीनम जी 30, वो 5 कतरे सुबह दोपहर शाम पीने होते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाता है। सही। अच्छा, जोड़ों और हड्डियों के दर्द में मुब्तला जो मरीज़ हैं उन्हें रोज़मर्रा की ये अद्वियात तो चले लेनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में उन्हें क्या चेंज लेकर आना चाहिए? क्या रेकमेंड करते हैं आप अपने पेशेंट्स को? लाइफस्टाइल में बस सादा ग़िज़ा खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक। उसके अलावा वॉक करनी और है। सादा ग़िज़ा भी आपने एहतियात से एक लिमिट के अंदर खानी है? जी जी, लिमिट के अंदर। और सादा ग़िज़ा खानी है, उसके बाद वॉक करनी है, वर्जिश वगैरह थोड़ी बहुत कर सकें वो करें। और धूप में बैठें, मसलन सर्दी है, अगर गर्मी है तो सुबह के टाइम जैसे सूरज निकल रहा होता है, विटामिन डी का वो बड़ा अच्छा सोर्स है। बाहर धूप में भी कहते हैं कि बच्चों को भी, सर्दियों में भी बाहर धूप में बैठ जाएं जब सूरज निकल रहा होता है, तो वो उससे भी विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी जो है इंसानी जिस्म में मतलब ग़िज़ाओं से इतना ज़्यादा नहीं हासिल होता, तो उसके लिए फिर इस तरह धूप में बैठना, या कुछ आते हैं चीज़ें खाने वाली टैबलेट भी आती हैं जी, उनसे भी ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं वैसे। अच्छा, यानी कि जो पुरानी से पुरानी भी दर्दें हैं, या जिन लोगों की सर्दियों में रिकॉल हो जाती हैं जाके जोड़ों की, अब वो भी, उसका भी होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है, और साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है? साइड इफेक्ट कोई नहीं होता इनका, बिल्कुल। साइड इफेक्ट जो है ना वो ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन में होता है, केमिकल ट्रीटमेंट है हमारा। किस किस्म के साइड इफेक्ट्स वैसे आपने देखे हैं पेशेंट्स के अंदर? देखिए, वो मैं बता रहा था ना कि जैसे बाज़ का तो जैसे को रोमाटाइड आर्थराइटिस है, उसकी हड्डियाँ भी टेढ़ी हो जाती हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, चारपाई पे पड़ जाते हैं वो, तो वो उनका ट्रीटमेंट तो है हमारे पास, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। हड्डियाँ भी ठीक हो जाती हैं, जोड़ भी सही हो जाते हैं, अगर किसी का कमर का मसला है वो भी बेहतर हो जाता है,
चलना फिरना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है हमारे होम्योपैथिक में। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब आपके वक्त का, और इस मौजू पर डॉक्टर सईद साहब अपनी माहिराना राय, और यकीनन ये जो मसाइल हैं ये बड़े कॉमन है आजकल, और पहले समझते थे कि शायद बड़ों का ये मसला है, आफ्टर 40s ये होता है, लेकिन अब नौजवान भी जनाब इस मसले का शिकार हैं। वजह वही हमारी केमिकल वाली जंक फूड ग़िज़ाएँ हैं और किसी भी किस्म की एक्टिविटी का ना होना है। तो जनाब होम्योपैथिक में भी इसका बड़ा बेहतरीन इलाज मौजूद है, सादा इलाज मौजूद है, और साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है। तो अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं तो अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को चेंज करें, और साथ आप चाहें तो होम्योपैथिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। मुल्क भर में बिलखुसूस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की हालिया तूफ़ानी बारिशों ने शदीद तबाही मचाई है। तेज़ बारिशों, फ्लैश फ्लड, छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ अफसोसनाक वाक़यात में 23 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 15 से ज़ायद अजला में दर्जनों मकानात को जुज़वी और मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हंगामी सूरत हाल, इमदादी सरगर्मियों और PDMA की तैयारियों पर अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा अनवर शहजाद साहब। बहुत साहब आपके वक्त का वेलकम कहिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से जारी बारिशों और फ्लैश फ्लड से अब तक जानी और माली नुकसान की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है आपके पास? थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपको पता है, मानसून की बारिशें जो है वो उसका स्पेल जो है 19 जुलाई से शुरू हुआ है, और स्टिल आज तक जो है उनकी पेशन गोई है कि आज तक जो है ये स्पेल जारी रहेगा, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस सामने आए हैं फ्लैश फ्लड की वजह से, और इसके साथ साथ जो छतें और दीवारें घरों की गिरने से जो है लोगों के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है 18 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 19 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। इस तरह जो है काफ़ी ज़्यादा घरों को भी नुकसान पहुंचा है, 30 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें जो 6 घर हैं वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए हैं और बाकी घरों को जो है जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इस तरह जो है राब्ता पुल हैं, सड़कें हैं, रोड्स वगैरह को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है शुमाली इलाका जात में, जहाँ पर टूरिस्ट मौजूद थे। ऊपर बालाई इलाकों में जो है हमारे पास चतराल अपर है, चतराल लोअर है, दीर अपर, दीर लोअर, स्वात, कोहिस्तान अपर, कोहिस्तान लोअर, ये ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी ज़्यादा हसास तरीन इलाके थे, जिनको हमने पहले ही से ही डिक्लेयर कर दिया था। और 19 जुलाई को जो है हमने एडवाइजरी भी जारी की थी। ये शदीद मूसलाधार बारिशों की वजह से जो है फ्लैश फ्लड का जो अंदेशा था उसके मद्देनजर रखते हुए तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है हमने अलर्ट रखा हुआ था। तो अभी जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। जहाँ जहाँ पर जो है फ्लैश फ्लड की सिचुएशन थी वहाँ पर जो है रिकवरी की जा रही है। तमाम सड़कें जो हैं वो उसको बहाल किया जा रहा है। जो सयाह थे जहाँ फंसे हुए थे उन तमाम को जो है हमने महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया है। अब जो है थोड़ा सा जो खतरा सामने आ रहा है वो ग्लेशियर का है। कल भी हमने एक एडवाइजरी जारी की है कि 26 जुलाई तक जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ग्लेशियर्स के पिघलने का जो है खदशा है, जिसकी वजह से जो है अभी तक फ्लैश फ्लड का खदशा जो है वो हमारे सामने है। तो ग्लेशियर्स के पिघलने का प्रोसेस जो है वो भी शुरू हो चुका है, ऊपर से मूसलाधार बारिशें भी हो रही हैं। ये बहुत अलार्मिंग है अनवर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। हमें ये भी बताइएगा कि सूबे के जो अहम दरिया हैं, नदी नाले हैं और पहाड़ी नदियों में पानी के बहाव की मौजूदा सूरत हाल मॉनिटर की जा रही है। एक तो बता दें वो क्या है और किन इलाकों में तुगयानी या फिर सैलाब का खतरा मौजूद है? देखिए जी, ऊपर इलाके जो हैं हमारे पास पहाड़ी इलाके चतराल अपर है, चतरा लोअर है, दीर अपर है, दीर लोअर है और कोहिस्तान अपर और कोहिस्तान लोअर है। यहाँ पर जो नदी नाले हैं और जो दरिया यहाँ से गुजर के जाते हैं वहाँ पर जो है तुगयानी है। सतह जो है वो मामूल के मुताबिक है, लेकिन ये सैलाबी रेला है जो एक जगह से दूसरी जगह जो है जाता है, जिसकी वजह से जो है रास्ते पे जो आबी गुजरगाहें होती हैं, जो उसके रास्ते में जो इंक्रोचमेंट्स होती हैं उनको नुकसान पहुँचते हैं। पहले ही से जो है ये इकदाम कर दिए गए थे। अप्रैल के महीने में ही जो आबी गुजरगाहों में जो इंक्रोचमेंट्स थी, तजावुज़ात थी, उनको हटा दिया गया था। लेकिन ये इस तरह की शदीद बारिशें होंगी, मूसलाधार बारिशें होंगी, टेम्परेचर राइज रहेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो ये इलाके हैं वो काफ़ी ज़्यादा हसास तरीन है जहाँ पर जो है इस तरह के डैमेजेस सामने आ सकते हैं। तो पहले ही से जो है इकदाम किए जा चुके हैं
तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। हाँ, स्पेशल जो है टूरिस्ट एक ऐसे इलाकों की जानिब रुख काफ़ी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपको पता है छुट्टियों का सीज़न भी चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं इसी बलाई इलाकों की जानिब सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात सामने आती हैं। तो सयाहों से अपील की जाती है कि जहाँ जहाँ पर हमने अलर्ट इशू किए हुए हैं, जो जो पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि ये वल्नरेबल है, हसास तरीन है, तो उन जगहों पे जाने से गुरेज करें। तो अनवर साहब, हम देखते हैं कि हर साल इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है, अलर्ट भी जारी किया जाता है, लेकिन फिर भी सयाह जो हैं तफरीह तबाह के लिए लाजमी इन इलाकों का रुख कर लेते हैं, फिर बाद में मसाइल भी पेश आते हैं। तो क्या फोर्सफुली जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद है उन इलाकों में जाने से सयाहों को रोका भी जा रहा है, वहाँ से वापस भेजा जा रहा है? देखिए जी, इदारा जाती जो निज़ाम होता है, उनके इक़दामात, हुकूमती इक़दामात ये एक तरफ होते हैं, लेकिन आवाम का ताउन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से जो है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से हम बच सकते हैं। तो दफ़ा 144 हमने नाफिज किया हुआ है। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि इस टूरिस्ट स्पॉट्स पे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है फ्लश फ्लड या लैंड स्लाइडिंग जैसे वाक़यात सामने आ सकते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है, दफ़ा 144 नाफिज है। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसको हमने अलर्ट रखा हुआ है। टूरिस्ट गाइड जो हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको जो है हमने एडवाइजरी SOPs जारी की हुई हैं कि टूरिस्ट को जो है कौन कौन से इलाकों की जानिब नहीं लेकर जाना चाहिए, जो पहले से आइडेंटिफाइड हैं। तो बिल्कुल हुकूमत और इदारे अपना काम कर रहे हैं और इंतजामात कर रखे हैं, और जो अवाम है उनका ताउन दरकार है। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब आपके वक्त का, और जनाब क्या क्या इंतजामात हैं जो कि तश्कील दिए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल जो है वो पेश ना आए, लेकिन उसके लिए अवाम का जो ताउन है वो भी अशद ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने सूबे की तारीख में पहली बार न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का मसवदा तैयार करके कैबिनेट को इरसाल किया है। इस पॉलिसी के तहत 20 साल से पुरानी गाड़ियों को सड़कों से मरहलावार हटाने का फैसला किया गया है, और दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पहले 3 सालों में रजिस्ट्रेशन, टोकन और रूट परमिट फीस में 95% रियायत, पुरानी गाड़ियों के बदले में स्क्रैपेज स्कीम, और 2035 तक 3000 से ज़ायद चार्जिंग स्टेशन के क़याम का वादा भी किया गया है। लेकिन क्या ये पॉलिसी माहौल की बेहतरी की तरफ पेशरफ्त होगी या पुरानी कारों के मालिकान और आम खरीदारों के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी? इन्हीं तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राय शाहनवाज साहब और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शाहनवाज साहब, पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत की जो नई EV पॉलिसी तो आते आते मालूम नहीं है कि पता नहीं कहाँ रह गई है, गुम हो गई है। पंजाब हुकूमत की इस नई NEV पॉलिसी के बारे में बताइएगा, इसमें कौन से अहम पॉइंट्स हैं, कितनी सूदमंद है? ऐसा है जी कि अभी तो ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जी, उसने एक हतमी आप यूँ समझ लें कि जो लेजिस्लेटिव कवर के लिए जो एक पूरा अपना वो प्रपोजल तैयार किया है और उसको काबीना को भेजा है, और उससे पहले जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी अवेज़ा किया और उसको कहा है कि जी ये फाइनल ड्राफ्ट है। इससे पहले तमाम जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत के बाद जो है ये पॉलिसी जो है वो मुरतब की गई। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 20 साल पुरानी गाड़ियां जो हैं पंजाब भर में, उनको मरहलावार, जो कि पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं, उनको मरहलावार ख़त्म करने के लिए जो है वो एक पूरा एक रोड मैप उसके अंदर दिया गया है। ना सिर्फ जो है वो नॉर्मल जो लोग शहरियों के पास कारें हैं, बल्कि जो ट्रांसपोर्ट में बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं और 20 साल पुरानी है, उनको भी रिटायर करने का एक पूरा जामे प्लान है। उस प्लान के अंदर ये है कि ना सिर्फ लोगों को ये फैसिलिटी फराहम की जाएगी कि वो स्क्रैप के लिए गाड़ी को ख़त्म करवाने के लिए जो स्क्रैपेज है उसको दे दें, और उसकी जो हुकूमत है वो उनको नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में जो है वो उनको मुआवनत भी करेगी। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, बल्कि उसके अंदर तो यहाँ तक भी लिखा गया है कि चूंकि बहुत सारी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जब सड़कों पे आ जाएंगी तो हादसात का खदशा है, खास तौर पे जो बैटरीज हैं उनके मामलात पे। तो रेस्क्यू 1122 जो है उसको भी ट्रेन किया जाएगा कि इस तरह के जो हादसात होंगे सड़कों के ऊपर
तो उनको कैसे टैकल करना है, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव। बिल्कुल राय साहब, आप सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान जब यहाँ पर गर्मी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे में यकीनन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और फिर जो उसके अलावा उनमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनके भी हीटअप होके आग लगने के खदशात भी मौजूद हैं। उसके लिए भी यकीनन तैयारियां की जा रही हैं, गौर किया जा रहा है। शहजाद साहब, आपकी जानिब आते हैं कि ऐसे वक्त में जब मुल्क में महंगाई अरूज पर है तो 20 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी के फैसले को आप मोटर डीलर्स और आम शहरियों के नुक्ते नज़र से कैसे देखते हैं? क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखें, ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन बात ये है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जो लोगों के कारोबारी और नौकरी के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत पंजाब को इसके ऊपर मजीद वर्किंग की ज़रूरत है। अगर ये शहर लाहौर तक कोई बात होती तो शायद हम समझते हैं कि चलें जी, ट्रायल बेसिस के ऊपर हम करते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है कोई लाखों नहीं, लाखों से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो पंजाब में 20 साल 25 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसमें एक छोटी गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल काम है, बड़ी तो गाड़ी की हम बात ही नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हुकूमत पंजाब को इस पे नजरसानी की जरूरत है। सही, बिल्कुल सही है। शाहनवाज साहब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर जो रजिस्ट्रेशन है, टोकन टैक्स में 95% रियायत के ऐलानात जो बातें की जा रही हैं, क्या ये माली मरात खरीदारों को इलेक्ट्रिक की तरफ राग़िब करने के लिए काफ़ी होंगे, इनाफ है? बज़ाहिर तो जी पॉलिसी पढ़ने के बाद जो है वो ये लगता है कि ये सारी पॉलिसी जो है वो 2035 तक जो है वो नाफिजुल अमल होगी, यानी कि 2026 के आखिर में इसको स्टार्ट किया जाएगा, 27 28 और ये सारे साल। और इसको ओवरऑल जो दुनिया के अंदर जो ट्रांजिशन हो रही है और एमिशन के अगेंस्ट जो पॉलिसीज बन रही हैं यूनाइटेड नेशन की, तो उस लिहाज से जो है वो ये सारी तैयारी की गई है। इसमें एक नई इंडस्ट्री पैदा करने की बात भी है। ये महज पाबंदी या गाड़ियों को खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि उसमें ये तक लिखा गया है कि एक नई इंडस्ट्री पैदा होगी जिससे लाखों रोजगार लोगों को मिलेंगे। इसी तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो पंजाब के अंदर जो है वो बैटरी बनाने की और इस तरह की सनतें जो है वो भी इमर्ज होंगी। तो इस तरह से रोजगार को पैदा करने का भी एक वो काफी ज्यादा इस पॉलिसी के अंदर रखा गया है। तो दिखने में तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन जो चीजें इस पॉलिसी के अंदर नहीं है, जैसे आपने अभी कहा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर मिसिंग है कि अगर एक शख्स है, जैसे मेरी गाड़ी अगर 20 साल पुरानी है और हुकूमत मुझे ये कहती है कि मैं अगर लाहौर में रहता हूँ, क्योंकि पहले ये मरहलावार बड़े शहरों में बंद करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सूबे के दीगर सड़कों पे या उन जगहों पे जाएंगे। लाहौर सबसे पहले तख्ता मश्क बनेगा इस पॉलिसी का। तो मैं लाहौर में हूँ, तो लाहौर में अगर ये गाड़ी 20 साल पुरानी, आप पहले तो एरियाज डिफाइन करेंगे कि इन एरियाज में चल ही नहीं सकती, आप एंटर ही नहीं हो सकते। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एरियाज बढ़ाएंगे, एक ग्रेजुअल तरीके से ही होगा, ये यकदम पाबंदी नहीं होगी। अच्छा। लेकिन क्या मुझे उसके अगेंस्ट जो है 20 साल की गाड़ी रिटायर करने के अगेंस्ट में मुझे जो हुकूमत जो है नई गाड़ी खरीदने में किस हद तक मदद करेगी, कितने पैसे हुकूमत मुझे देगी कि मैं एक ईवी खरीद सकूं, तो एक्चुअली ये चीज अभी पॉलिसी के अंदर। तो राय साहब, एक और भी सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर आपकी गाड़ी चले 20 साल पुरानी है लेकिन आपने उसका बड़ा ख्याल रखा है, अपनी तरह फिट है, आपकी तरह अच्छी दौड़ती है और कोई इस तरह का वो धुआं नहीं छोड़ती है, तो क्या फिर उस तरह की गाड़ियां जो है उन्हें भी रोड से हटा दिया जाएगा? वो भी मजबूरी होगी? बड़ा अहम सवाल है। इसमें दो चीजें इस पॉलिसी के अंदर दो चीजें रखी गई इस हवाले से। एक ये है कि जो ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वहां से ये कंसीडर होगा कि आपकी जो है वो गाड़ी जो है वो बुनियादी तौर पे वो कितने साल पुरानी है, यानी कि बनी बेशक वो 90 की दिहाई की हो, लेकिन अगर आप इंपोर्ट लेट की है और आपका नंबर जो है वो 2010 में लगा है तो आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा इसके अंदर ये इश्यूज हैं कि उन्होंने सिर्फ नंबर लगने के टाइम से उसके बिल्कुल ठीक है, क्लैरिटी आ गई राय साहब के जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी उससे जो है वो देखी जाएगी मुद्दत के 20 साल पूरे होते हैं या नहीं। शहजाद साहब, हमने सुन रहे थे कि कोई 15 साल पुरानी गाड़ियां भी आ रही थी और इस तरह की भी बातें हो रही थी कि वो भी शायद लाई जाएंगी, तो अब वो जो पॉलिसियां थी, वो जो स्कीमें थी, उनका अब मुस्तकबिल क्या है, उनके बारे में क्या फैसला किया गया है?
देखें, इस वक्त ये बड़ा गंभीर मसला चल रहा है। एक साल पहले हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर यूज गाड़ियां, एक तो एज लिमिट उसमें से हटा दी, आप 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी ला सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कुछ समझ नहीं आ रही, और जिसकी वजह से आज एक साल में एक गाड़ी भी इंपोर्ट नहीं हुई। एक तरफ तो हुकूमत ने ये इंदिया दे दिया कि जनाब आप कमर्शियल बेसिस पर गाड़ियां ला सकते हैं और उसकी एज लिमिट भी हटा दी, और दूसरी तरफ जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ियां भेज रहे थे उसमें बैगेज को इन्होंने बंद कर दिया कि भाई बैगेज पे गाड़ी नहीं आएगी, अब गाड़ी गिफ्ट पर आएगी और TR पे आएगी। अच्छा, जो TR जो है उसका मकसद ये हुआ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, जो शख्स जिस मुल्क से आ रहा है उस मुल्क से गाड़ी लाए। अच्छा, मेजोरिटी जो हमारे लोग हैं वो तो मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट तो सारा का सारा जो है वो लेफ्ट हैंड है, तो वो पाकिस्तानी जो राइट हैंड मुल्क में आ रहा है वो लेफ्ट हैंड गाड़ी क्यों लाएगा। एक और स्कीम उन्होंने ओपन की भी है, गिफ्ट के तहत जो है वो पाकिस्तानी कहीं से भी अपने ब्लड रिलेशन को गाड़ी गिफ्ट कर सकता है, और उसमें जो कंडीशन है वो 3 साल और 5 साल, इससे ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं आएगी। लेकिन जो गाड़ी आएगी चाहे वो TR पे आए चाहे गिफ्ट पे आए, वो 1 साल तक ट्रांसफर नहीं होगी। जिस शख्स ने बैरून मुल्क से भेजी है वो गाड़ी उसी के नाम पे रहेगी। तो इस किस्म की पॉलिसी तो बेहतर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस स्कीम को टोटली बंद कर दे। कम से कम इस कारोबार से लाखों करोड़ों लोग वाबस्ता हैं पाकिस्तान में भी। शहजाद साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है, जिस तरह से आपने कहा कि ये गाड़ियां जो हैं ये 1 साल तक रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगी, और जो बड़े डीलर्स हैं जिन्होंने इस तरह से गाड़ियां जिनके पास यकीनन ये खड़ी भी हैं, तो उनकी तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई है, और अगर किसी को भेजी भी गई है हकीकी तौर पर गिफ्ट स्कीम के तहत, तो वो 1 साल तक अगर रजिस्टर्ड नहीं करा सकेगा तो वो गाड़ी रोड पे कैसे आएगी? भाई वही मसला है। हुकूमत से बहरहाल हम अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस बात को हटाएं। ये वैसे भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, इंसानी हुकूक के खिलाफ है, चार्टर जितना भी है हमारा। और बल्कि आप देखें कि हमने गवर्नमेंट ने IMF को यकीनदानी कराई है कि हम पाकिस्तान के अंदर ऐसी फिजा कायम करेंगे कि लोगों को सस्ती मियारी गाड़ी बिल्कुल शहजाद साहब, हम ये नुक्ता उठा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए, और बिल्कुल जो है हकूक सलब नहीं होने चाहिए किसी के भी। शहजाद साहब, एक वैसे सिचुएशन है, हम बात कर लेते हैं, अगर UK से एक मुनासिब नॉर्मल गाड़ी जो है वो अगर मंगवाई जाती है गिफ्ट स्कीम के तहत, कितने टैक्सेस हैं, क्या लागू होता है, और कितने में वो पाकिस्तान पहुंचती है, प्रोसेस क्या है, और कितने उस पर टैक्सेस आयद होते हैं, और कितने में पड़ जाती है यहाँ पे PKR में? देखें, इस वक्त जो 650 से लेके 1299 CC तक जो गाड़ी है, अगर वो TR और गिफ्ट के तहत आएगी तो उस पर डॉलर ड्यूटी फिक्स है, यानी 650 CC के ऊपर जो है वो $4800 फिक्स है। ठीक। और इसी तरह अगर हम 1000 CC की गाड़ी लाते हैं तो उस पर तकरीबन कोई $6200 फिक्स है, और 1299 यानी 1300 के अंदर $13000 फिक्स है। इसमें कोई कमी पेशी नहीं है, ना पिछले साल थी ना इस साल है। हालांकि हुकूमत ने बड़े दावे किए कि जी हमने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर बड़ा रिलीफ दिया है। अच्छा, रिलीफ दिया है, कहाँ रिलीफ दिया है? 1300 CC से लेके 2000 CC तक इन्होंने जरूर रिलीफ दिया है, लेकिन जो कंडीशनें डाली हुई है ना कि जी 1 साल तक गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी, फिर वो गाड़ी जो TR के तहत आएगी उस मुल्क से आए, तो भाई कौन गाड़ी भेजेगा? कोई समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी नहीं भेजेगा। इससे लाखों लोग जो है उनका कारोबार, जो मुल्क में कार डीलर है या बैरून में मुल्क जो लोग बेचने वाले हैं, वो तो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, कोई इसका फायदा नहीं। हाँ, आपने इस कंडीशनों को लगाकर आपने ओपन कर दिया है ट्रेडिंग को। चाइना से जितने चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं वो मुल्क में उन्होंने क्लियर कह दिया है कि हम लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, हम कंप्लीट बिल्टअप गाड़ी लाकर बेचेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो 3 पुराने जापानीज, तो शहजाद साहब, ये अगर चाइना से भी गाड़ियां इसी तरह से आएंगी और यहाँ पर असेंबल नहीं होंगी तो फिर तो ऑब्वियसली इनकी कीमतें जो हैं वो ज्यादा ही होंगी, सारिफ को तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा इससे। इसमें एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि चाइना बोलता है वॉल्यूम,
आपके पास जितना वॉल्यूम आप मांगेंगे, अगर मिसाल के तौर पे आप एक कोई भी गाड़ी 650 सीसी अगर 50,000 मांगते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कीमत बहुत ज्यादा कम है। और ये एक मंतक चाइना पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तौर पे छा गया है। उसकी वजह यही सिर्फ है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी ज्यादा है कि हम तस्वर नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन बात यह है कि हम पिछले 40 साल से तो सुजुकी को देख रहे हैं और टोयोटा और होंडा पिछले 36 साल से हैं। हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग की? हमने क्यों लोकलाइजेशन नहीं की? हमने छोटी गाड़ियों पर तवज्जो क्यों नहीं दी? बिल्कुल शहजाद साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये एक नीड है, लग्जरी नहीं है। छोटी गाड़ियां जो हैं ये मुल्क के अंदर असेंबल भी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर भी होनी चाहिए, और इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो चलेंगी, और ये सेक्टर है वो उनको सपोर्ट भी करेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और बहुत सारे जो मौके हैं वो लोगों को मुयसर भी आएंगे, और कभी हम इस काबिल भी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जनाब हम गाड़ी एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। राय शाहनवाज साहब और शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। व्यूअर्स, आज के दौर में हर शख्स का एक ही मसला है कि वज़न बढ़ रहा है और उसको जनाब कम करना है। बुनियादी सवाल पैदा होता है कि आखिर वज़न बढ़ने की असल वजह ज़्यादा खाना है या फिर गैर मुतवाज़न और गलत खुराक का इंतखाब है। कहा जाता है कि आपकी प्लेट ही आपकी सेहत की जामिन है, और हमारे घरों में रोज़मर्रा की कौन सी ऐसी ग़िज़ाई गलती हैं जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया ज़हरा साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें तो ये बताएं कि बढ़ते वज़न से आपको पता है हर कोई परेशान है, और आपके पास भी ज़्यादातर जो आते होंगे वो यही मसला लेकर आते होंगे कि वज़न कम करना है। मसला कहाँ आ रहा है कि हम खुराक ज़्यादा खा रहे हैं या फिर गलत खुराक ले रहे हैं? हम दोनों काम कर रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं? अच्छा। दोनों काम इस तरह से कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड हाउ ऑफन टू ईट। एंड व्हाट टू ईट मीन कि हमें ये नहीं पता कि हम जो खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट रिच है या एम्प्टी कैलोरीज है। अब मैं इसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में उनको समझाऊंगी। अब न्यूट्रिएंट रिच डाइट जो है इट्स जस्ट लाइक अ हाई ऑक्टेन, एंड एम्प्टी कैलोरीज इज जस्ट लाइक अ बैड फ्यूल। एंड थिंक अबाउट इट कि आप अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डालना चाह रहे हैं। फ्यूल ग्रेड मैटर करता है डेफिनेटली। व्हेन यू नो हाई ऑक्टेन गाड़ी में जाता है व्हाट अ स्मूथ लाइफ, एंड व्हेन यू ऐड बैड एवरेज फ्यूल भी बेहतर होती है। एवरेज भी बेहतर होती है, आपकी लुक यंगर लिव लॉन्गर वाला सीन होता है। तो अगर आप ये सोचें कि आपका बैड फ्यूल है तो फिर कोई ना कोई ऐसे चलाते रहो तो कोई ना कोई पार्ट खराब होता है। तो थिंक अबाउट इट कि अगर वो पार्ट खराब हो रहा है और हम उसी तरह चलते जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है अंदर इंजन में कचरा आएगा, ब्लो भी आएगा, तो दिल गुर्दे कलेजी कुछ तो हिलेगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बताएं फिर ये कौन कौन सी लोगों को ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताएं कि हेल्दी डाइट कौन सी है, और मतलब हाई ऑक्टेन ग्रेड कौन सा है और लो ऑक्टेन जो है ग्रेड वो कौन सा है? अच्छा देखो, 24 आवर के अंदर हमें हमारी अल्लाह ताला ने ना वो जैसे गियर, अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसलिए कर रही हूँ चीज़ों को, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गियर ऑयल, इंजन ऑयल, इवन पानी भी नहीं डालते ना गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी कहती है मैंने नहीं चलना। एंड हम सबसे पहले तो हमारे भी इसी तरह 5-6 ना हमारे अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हुई हैं जो आपस में मिल के काम कर रही हैं आपकी बॉडी को चलाने के लिए। तो अल्लाह ने सबसे पहले तो बोल दिया मैंने तुझे मिट्टी और पानी से बनाया। थिंक अबाउट इट। अब पानी और मिट्टी, अब पानी का कितना बड़ा रेशो है हमारी बॉडी में चाहिए, जो हम पीते ही नहीं है, हम बॉदर ही नहीं करते। ठीक है, इवन सर्दी आ जाए तो फिर सोचते भी नहीं है कि हमने पानी पीना, और उसकी जगह हम सॉरी अदर ड्रिंक्स की तरफ फोकस ज़्यादा होता है गर्मियों में स्पेशली। और दूसरी चीज़ है, अगर मिट्टी से बनाए तो मिट्टी को पूरा पुतला खड़ा करने के लिए इसको वही जिंक, कॉपर, आयरन, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हमने बहुत सुना होगा। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए, अमाइनो एसिड्स में जो बॉडी में जाके काम करते हैं आगे, और फिर फैट को को आगे काम करने के लिए हमें फैटी एसिड में करने के लिए हमें कैटालिस्ट चाहिए। कैटालिस्ट क्या है? जो कि उसको कन्वर्ट करते हैं, उसमें उनको हम विटामिन मिनरल्स कह सकते हैं। सो इट्स, और विटामिन मिनरल्स के साथ हमें एंजाइम्स चाहिए जो कि आपको डिफरेंट और चीज़ों से मिलेंगे। हम रोटी सालन खा लेते हैं जी, हम बॉदर नहीं करते हमने फ्रूट कब खाना है, हम बॉदर नहीं करते हमें साथ दही खाना है, हमें कोई वेजीज खानी है, सब्जियां बनाते हैं तो भून भून के हम पागल कर देते हैं, मिनरल्स रहते ही नहीं है। तो वो अब ये चीज़ें सोचो कि ये कैसे काम करेंगी बॉडी के अंदर जाके। सो ये
इन चीज़ों के ऊपर। चलें, ये प्रॉब्लम तो आ गए हैं। अब बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं। कोई 1 मील अ डे है, माई पेट मेथड है, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपके पास कोई पेशेंट आता है, वज़न कम करना चाहता है, क्या रेकमेंड करती हैं, क्या तरीके हैं जो जिस पे आप उन्हें चलाती हैं? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर कंप्लीट बॉडी असेसमेंट होती है, और अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बड़ी रीज़न है, अगर मैं इस वक्त बात करूं कि 99% मैं कह सकती हूँ इस वक्त GI ट्रैक के इश्यूज़ के साथ लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, GI ट्रैक क्या है? जो आपकी मुंह से लेके स्टूल पास होने तक की जो पूरी अल्लाह ताला ने एक मोटरवे बना दी है, नाली है आपका, मुंह से लेके आप च्यू करते हो, खाना जाता है मैदे में पूरी ग्राइंडिंग होनी होती है, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हो रही है, देन आप एक्स्ट्रा चीज़ें स्टूल पास होते हैं। आई होप सो ये पूरा ट्रैक है जी। अब इस पूरे ट्रैक को अगर आपने, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वजन कम करना चाह रहे हो या वजन बढ़ाना चाह रहे हो या आपको कोई डिजीज़ है जी, उन सब को साइड पर रखते हुए अगर हम ये सोचें कि हमारा ये GI ट्रैक जो है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, क्या ये हेल्दी है? इसको विल यू बिलीव कि अगर ये हेल्दी नहीं है और आप इसमें कुछ भी डाल रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा उस तरह आप से। सोचो कि जो 70% इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का, वो इस पूरी ट्रैक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, और हम इसको बॉदर ही नहीं करते। जल्दी से बताएं इसको ठीक कैसे रखना है हार्ट हमने? अटैक नहीं, हम हार्ट अटैक इसकी से बेहतरी डरते के हैं। लिए मैं क्या बताती करना है हूँ, हम हार्ट अटैक की तरह से डरते हैं। जी। हम किडनी फेल ना हो जाए, कोई कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, कभी ये डरा कोई मुझे स्टमक अटैक ना हो जाए, कभी बॉदर ही नहीं किया। और अल्लाह ताला ने इतनी ये मज़े की चीज़ बनाई है और उसमें बता दिया है तो भूख रख के खाना खाएं। दूसरा बता दिया इसके 3 हिस्से हैं, एक में पानी डालो, एक में खाना डालो, और तीसरा हवा के लिए खाली छोड़ दो। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसी के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। हम इसको बॉदर नहीं करते अब, क्योंकि इसी पार्ट में डाइजेशन होनी है। ठीक, अगर हम इसको ओवरलोड कर देंगे तो वो डाइजेशन खत्म। चीज़ों में अगर पानी भी, हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पी लेते हैं, और वो खाना सोचें क्या होता होगा, थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब हमें उसके मेथड्स हैं। अब इफ़ यू वांट टू लिसन दीज थिंग्स कि हमें क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले तो कंप्लीट असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, कि उसकी वेट, हाइट, उसका GI ट्रैक, उसकी ब्लड केमिकल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल, अकॉर्डिंगली फिर हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाते हैं। और ये जो डाइट प्लान्स हैं जो आपके नो डाउट ChatGPT पे आ गए हैं, या आपके लोग बना रहे हैं, बनाना डाइट कर लें, एटकिन डाइट आ गई है, कीटो डाइट आ गई है। आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दीज थिंग्स। आई एम ऑलवेज रिकमेंडेड वेल बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट रिच डाइट। अब न्यूट्रिएंट रिच डाइट वो हो सकती है जो नेचर ने आपके लिए बना दी। सही, बड़ा सिंपल सा है। अब नेचर के अंदर अगर मैं वही वाली बात आ जाती है, गेयर ऑयल और इंजन ऑयल की तरफ जाते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपके पूरे 24 आवर के अंदर फूड ग्रुप्स के अंदर से क्या चीजें। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट भी लग रही हैं, या तो आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रही हैं या कोई रिसर्च कर रही हैं आजकल आपकी। मुझे लगता है ये जो मशीन है ना, एग्जांपल्स का दारो मदार है वो उसके इर्द गिर्द है। लोगों को थोड़ा इजी असेस समझ आ जाती है। अगर हम ये समझे कि ये जो मशीन है, ये भी अल्लाह ताला ने एक मेरी मशीन बनाई हुई ना, सोचे कितनी चल रही है, किस तरह चल रही है, हार्ट कितनी तरह बीट हो रहा है, पल्स चल रही है, चीजें चल रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन चल रही है, सेम अगर देखें कहीं रुक ही नहीं रही। अब पेशेंट को जब हम ये कर लेते हैं तो हमने 24 आवर के अंदर फूड ग्रुप्स के अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी डालने हैं, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स भी डालने हैं, हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी डालने हैं, हमने ब्रेड एंड सीरियल्स भी डालने हैं, हमने इसमें फैट एंड ऑयल्स भी डालने हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने पानी भी डालना है। अभी 24 आवर के अंदर आपने स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, ये सारी चीज़ों को लेके चलना है। तो जब हम सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, अगर मोटे हो रहे हैं तो हम करते ही नहीं है। हाँ, ब्रेकफास्ट जो है। अच्छा, वो बंदा हेल्दी नहीं है जिसको सुबह आँख खुलते ही भूख लग रही हो। अच्छा, उसको लगनी चाहिए, उसको भूख लगनी चाहिए डेफिनेटली। वो क्यों लगनी चाहिए, इसके पीछे एक साइंस है कि अल्लाह ताला ने, और जो ये कहते हैं कि भूख लग रही है लेकिन दिल नहीं करता सुबह सुबह कुछ खाने को। दिल नहीं, वो भूख लग रही होगी तो दिल तो फिर तो खाएगा इंसान ना। फिर तो खाएगा, और अगर एक होता है नौजिया फीलिंग आना, वो GI ट्रैक की अगर मैं बात करूँ, नौजिया फीलिंग हो रही है, भूख ना लगना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। कॉन्स्टिपेशन होना उसके सिम्टम्स हैं, लूज मोशन होना उसके सिम्टम्स हैं कि आपका GI ट्रैक जो है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जो बंदा सुबह उठता है, जिसको बहुत अच्छी भूख लगती है, वो कहता है बस मैं खाना खाऊं, नाश्ता करूं, और नाश्ता भी बादशाहों वाला, यू नो, नॉट बादशाहों वाला, दैट नॉट टाइप बट हेल्दी वन। ठीक है, तो वो नाश्ता क्या होना चाहिए, उसके ऊपर अगर हम बात कर लें कि फिर वही वाली 5-6 चीज़ों के अंदर से सब चीज़ें पूरी होनी चाहिए।
आपके फूड ग्रुप्स में आपका मिल्क प्रोडक्ट भी होना चाहिए, वो दही की फॉर्म में हो जाए, वो दूध के कप में फॉर्म में हो जाए, वो पॉरेज में हो जाए, मगर नेचुरल जो सोर्स है, ठीक है। नियर टू एक्सपायरी मिल्क्स ले लें या जो भी चीज़ें आप इसके अंदर आप नेचुरल सोर्स ढूंढें तो इट्स मच बेटर। ठीक है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं ना उनको थोड़ा सा अवॉइड करना, प्रोसेस चीज़ें वो अवॉइड करनी ब्रेकफास्ट में। आपने एग्स ले लें, कोई कबाब ले लें, कोई चीज़ ये लेनी है। अच्छा वो इसके बाद आपने जो चाय का कप है वो आप आधा घंटा बाद ले लें। ये जो उठते ही जो कॉफ़ी चाय पीना है उससे बेहतर है कि सुबह उठते ही अल्लाह ताला ने कसम खाई दी है व तीनों व ज़ैतूनी। मैं स्टमक को कहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को स्टमक इशू आ रहे हैं तो वो अंजीर खा लें। अच्छा, अंजीर की कसम खाई हुई अल्लाह ने जैतून की और व तीनों व ज़ैतूनी, अंजीर और जैतून दोनों की कसम खाई हुई है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है, बहुत रिसर्चेज हम कर चुके हैं इसके ऊपर। और अंजीर का मैदे के जितने भी मसाइल हैं वो आपने देखा कि अंजीर से हल होते हैं। रात को अंजीर को पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह आप अपना एक वो लें गिलास पानी भी पी लें, साथ में वो अंजीर भी खा लें, और वो से आपका स्टमक जो है बहुत जो आजकल एसिडिक हो चुका हुआ है, एसिडिटी हो रही है, वो सब चीज़ें उनकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी बिकॉज के तो आपके वो साशे छूट जाएंगे जो आप एसिडिटी के लिए यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली आप सारा दिन अंजीर का पानी पीते रहे, वो कहते हैं डिटॉक्स वाटर, तो जो नेचुरल। चलिए ये नाश्ता हो गया, फिर थोड़ा सा आगे चलें, कोई स्नैक करना है, लंच स्नैक। अब आप ऑफिस चले गए हैं, आप घर बैठे में आपने एक तो जो घरेलू खातून है उनको मैं कहूँगी वो सारे बच्चे हुए नाश्ते ना करें, वो अपना नाश्ता घर वालों का नाश्ता बाद में दें। जब आपकी आंख खुलती है आधा घंटे के अंदर अंदर नाश्ता कर लें। ठीक, जो वो है ना रिदम आपका नाश्ता का, मैं हमेशा कहती हूँ औरत को कि वो, क्योंकि औरत ही सारी चीज़ों को चलाने वाली चीज़ है बाय द वे, उसने बच्चों को भी चलाना है, मियाँ को भी चलाना है, पूरी फैमिली को भी चलाना है। तो अगर वो हेल्दी होगी तो मुझे लगता है पूरा घर हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले वो अपना ब्रेकफास्ट करे अच्छा सा हेल्दी वाला, वही वाला जिसमें सारे फूड ग्रुप्स पूरे होने चाहिए, और भूख रख के खाना खाएं। ठीक हो गया, ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद आपने जब अगर ऑफिस वाले लोग हैं या कोई लोग हैं तो वो स्नैक्स टाइमिंग्स में आप अपनी चीज़ों के अंदर आप नट्स लेके जाएं। अर्ली जो होता है वो आप ड्राई फ्रूट यूज़ करें, लाइक रेजिन्स हो गए, फिग हो गई, अंजीर हो गई, किशमिश हो गए, फिर इसके अलावा आपकी खुबानी होगी, खुशक जो ड्राई फ्रूट है इट्स एंटीऑक्सीडेंट गुड वन, एम्प्टी स्टमक। ठीक हो गया, खजूर हो गई। इसके बाद जब आपका स्नैक टाइम है उसमें आप ड्राई फ्रूट्स रखें, अब आप खजूर रख लें, बजाय इसके कि आप तली हुई चीज़ें खाएं। आप बहुत ज़्यादा बहुत दिल करता है चीज़ों का, इट्स ऑल ज़ुबान का चस्का। अगेन बार बार कहूँगी कि ज़ुबान के चस्के पे नहीं जाना, आपने स्टमक से प्यार करना है। बिल्कुल ठीक है। सो ये स्नैक्स टाइमिंग्स में आपने बहुत सारी और चीज़ें हैं, आप वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, मुझे बस जरा जल्दी से लंच और डिनर के लिए हेल्दी ऑप्शंस तो बता दें लंच और डिनर के लिए। हो। डेफिनेटली एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग्स ऑफ द मील। न्यूट्रिएंट रिच के लिए आपको ये होता है कि फ्रूट्स आप खाने से पहले लें, आधा घंटा पहले, पानी भी कोशिश करें खाने से पहले लें। अब जब आपका स्टमक रेडी है, फ्रूट्स वगैरह चले गए आपके, उसके बाद आपने जो रोटी और सालन है, अब रोटी जो है वो भी आपने कौन से आटे की लेनी है, मल्टीग्रेन्स की ले लें, प्योर गंदम की ले लें, लेकिन गंदम को भी आप लेकिन क्वांटिटी फिक्स करनी है आपने। अगर ये ऑल डिपेंड करता है वेट पर्सन टू पर्सन। आधी रोटी से आप जहाँ आपकी भूख कम होती है ना, मतलब भूख रख के खाना खाना सेटिस्फाइड, उससे पहले आपने हाथ रोक लेना है। एक रोटी से भर रही है तो आप पौनी ले लें, पौनी से भर रहा है तो आप आधी ले लो। ठीक है, आधी रोटी के साथ आपने उतना ही सालन खाना है। अब सालन किस तेल में बना हुआ है, सबसे बड़ा मसला तो ये आ जाता है। सबसे आज तो बल्कि देखे ना, पूड़ियां भी तली जा रही होंगी तेल में, पकोड़े भी जो है वो बन रहे होंगे और रश लगा होगा। अच्छा, बारिश का मौसम है। हम लंच और डिनर को ये कर लेते हैं कि आपने फ्रूट खा लिया, रोटी सालन के साथ, सालन किस तेल में, तेल के ऊपर हम 2 मिनट के लिए बात करेंगे। उसके बाद साथ दही या स्टीम वेजीज रख लें। अगर बहुत ज़्यादा स्टमक का इशू है तो फिर जो आपकी सब्जी है ना, जो कच्ची सब्जी खाना ज़रा अवॉइड करें, वो सैलेड्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि हमें स्टमक को पहले ठीक करना है, फिर हमने कच्ची सब्जियां खानी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये पूरा एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपके 5 के 5 फूड ग्रुप्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी चले गए, मीट भी चला गया, ग्रेवी कोई भी सालन बना हुआ है, दालें मिक्स करके बनाएं, कम से कम 2 से 3 दालें मिक्स करके बनाएं, छिलके वाली दाल बनाएं। अच्छा, अब तेल के ऊपर मेन फोकस आता है, क्योंकि तेल के अब जाते जाते मैं आपको फ़ायदे बता दूं। इट्स योर ब्रेन डाइट, ऑयल जो है, ऑयल एंड फैट, इट्स योर ब्रेन डाइट, इट्स योर स्टमक की डाइजेशन बहुत अच्छी करता है। सही, आपकी बॉडी के अंदर आपकी जितनी बैड फैट है ना, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, सो गुड फैट बैड फैट को निकालता है। थिंक अबाउट इट। एंड 4th वन, सूरज पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त है कि
हम फिर भी हम विटामिन डी की कमी है, क्योंकि विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, हमारी गुड फैट बॉडी में नहीं है। सही। और गुड फैट बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है ताकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स अपना प्रॉपर काम करें। यू अंडरस्टैंड? सो हमें गुड फैट खाने के लिए हमें ये सोचना है, हमारे पास वही वापस आऊँगी, मैं ये बात नहीं करूँगी एट द एंड ये बोलूँगी कि आपको प्रोसेस और केमिकल बेस्ड बैड फ्यूल की तरफ नहीं जाना। हमें न्यूट्रिएंट रिच जो अल्लाह ताला ने नेचुरल प्रोसेस के साथ जो चीज़ें बना दी हैं, ट्राई करें कि अपने घर के अंदर वो चीज़ें लें। कभी भी आप ये सोच। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया आपके वक्त का, और यकीनन आपका मैसेज जो है वो पहुंच भी चुका है कि आपने जितने भी ये फूड्स हैं जो कि मार्केट में मिल रहे हैं, पैकेट वाले हैं, डब्बे वाले हैं, और उसके अलावा केमिकल मिली जो खुराक है, इससे अगर आप अवॉइड करेंगे और नेचुरल डाइट की तरफ आप जाएंगे तो जनाब आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका सिस्टम भी जो है वो बेहतरीन काम करता रहेगा। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, एंटरटेनमेंट की दुनिया से दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करें कि साल 2026 के पहले 6 माह मुकम्मल होने पर दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑफिशियल व्यूअरशिप रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के सारिफीन ने गुजरे 6 महीनों में मजमूई तौर पर 97 अरब घंटे नेटफ्लिक्स का कंटेंट देखा है। रवा साल अब तक बात करें तो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज़ एक नफ्सियाती थ्रिलर ड्रामा हिज एंड हर्स रहा, जिसे 104 मिलियन मतलब 10 करोड़ से ज़ायद व्यूज़ मिले हैं। इसके अलावा जनाब रोमानवी ड्रामा ब्राइटन का चौथा सीज़न 100 मिलियन व्यूज़ के साथ दूसरे, जबकि थ्रिलर मूवी आई विल फाइंड यू तीसरे नंबर पर रही है। मकबूल तरीन सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करें तो जनाब उसका आखिरी सीज़न चौथे नंबर पर, जबकि सनसनीखेज थ्रिलर रन अवे 5वीं पोजीशन पर रहा। तो नेटफ्लिक्स डेटा के मुताबिक इस साल भी दुनिया भर में सस्पेंस, थ्रिलर और साइंस फिक्शन कहानियों को ही नाजरीन की तरफ से सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। तो जनाब ये वो कंटेंट है जो कि नेटफ्लिक्स पर सबसे ज़्यादा देखा गया है, और आप भी बता सकते हैं आपका फेवरेट कौन सा है और उसको क्यों यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। खैर, हमारी सेहत से जुड़ी भी एक इंतहाई अहम रिसर्च है जो कि आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। आमतौर पर लोग पीने के लिए तो फिल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाना पकाने के लिए नल का पानी, टैप वाटर, ये सोचकर इस्तेमाल करते हैं कि उबलने के बाद पानी हर किस्म के नुकसान से पाक हो जाता है। लेकिन माहिरीन सेहत खबरदार करते हैं कि ये सोच मुकम्मल तौर पर गलत है, और माहिरीन के मुताबिक पानी को उबालने से इसमें मौजूद जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस तो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ख़तरनाक कीमियाई मादे और भारी धाते जैसे सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड और सनती केमिकल्स ये कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि बाज़ सूरतों में तो पानी को ज़्यादा देर उबालने से भाप बनकर पानी कम हो जाता है और जहरीले केमिकल्स की मिकदार बाकी पानी में मज़ीद बढ़ जाती है। एक अमरीकी सर्वे में नल के पानी में ऐसे केमिकल्स और माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए जो इंसानी जिस्म और खून में जम जाते हैं और तवील अरसे के इस्तेमाल पर कैंसर जैसे संगीन अमराज का बायस बनते हैं। इसलिए खाना पकाने के लिए भी हमेशा फिल्टर शुदा पानी ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और टैप वाटर भी क्या बल्कि आप जो उबला हुआ पानी है उसको भी अब आप सेफ़ नहीं समझ सकते। तो जनाब इसके अलावा अगर आप भी अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में बैलेंस कायम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जनाब आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हों, बीमारियों से भी आप बचे रहें, तो माहिरीन सेहत ने 8, 8 और 8 का एक इंतहाई मौसर रसूल पेश किया है। इस उसूल के तहत होता यूँ है कि 24 घंटे के दिन को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और ये 3 पोर्शंस बनते हैं। तो ये पूरे दिन में 8 घंटे पुरसकून नींद, 8 घंटे काम और बकिया के 8 घंटे आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए मुख्तस करने हैं। इस आखिरी हिस्से में वर्जिश, मुतवाज़न ग़िज़ा, फैमिली के साथ वक्त गुजारना और अपने पसंदीदा मशागिल शामिल। माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा रहनुमा उसूल है जिसे हर फर्द अपनी उम्र, पेशे और तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक आसानी अडॉप्ट कर सकता है। और माहिरीन ये बताते हैं कि सबसे अहम तरीन हिस्सा 8 घंटे की मयारी नींद का है, क्योंकि मुनासिब नींद ना लेना मोटापे, ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन के ख़तरात को कई गुना बढ़ा देता है। माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ 8 घंटे सोना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सोना और जागना भी ज़रूरी है। इसी तरह रोज़ाना 8 घंटे काम की हद मुकर्रर करने से आप ज़हनी दबाव और दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। अलबत्ता डॉक्टर्स, इमरजेंसी सर्विसेज और शिफ्टों में काम करने वाले अफराद अपनी ज़रूरत के मुताबिक आराम कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक मुतवाज़न लाइफस्टाइल मुस्तकिल मिजाजी से ही मुमकिन है। ये नहीं है कि जनाब आपने कुछ 2 दिन, हफ्ता, महीना आपने इसको कैरी कर लिया और छोड़ दिया कि जी अब मुझे कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो शो होना शुरू हो गए और ये इस तरह से काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये फिर आपको सारी ज़िंदगी इसको साथ लेकर चलना है, बैलेंस करना है आपको। और आम तौर पर हम ये समझते हैं कि हाई कोलेस्ट्रोल का मसला सिर्फ उन लोगों में होता है जो मोटापे का शिकार हों,
या जिनका वजन कुछ ज़्यादा हो। लेकिन बरतानवी माहिर अमराज़ के हवाले से एक इंतहाई चौंका देने वाला इंकशाफ किया। उनके मुताबिक बज़ाहिर दुबले पतले और सेहतमंद नजर आने वाले अफराद में भी कोलेस्ट्रोल की सतह खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। चूँकि हाई कोलेस्ट्रोल की जिस्म में कोई वाज़ेह अलामात ज़ाहिर नहीं होती, इसलिए ये बरसों तक खून की नालियों में खामोशी से जमा होता रहता है और बगैर किसी वार्निंग के अचानक दिल के दौरे और फालिज की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। माहिरीन कहते हैं कोलेस्ट्रोल लेवल सिर्फ इस वजह से खुद ब खुद ठीक नहीं रहता कि आपका जिस्म दुबला पतला है या फिर आप बाकायदगी से वर्जिश करते हैं। जब तक खून का लेबॉर्ट्री टेस्ट ना करवाया जाए तब तक असल सूरत हाल मालूम करना नामुमकिन है। तो अगर आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रोल या दिल की बीमारियों की हिस्ट्री मौजूद है तो आपको फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवाना चाहिए। और माहिरीन कहते हैं कि हमारे खून में मौजूद LDL यानी ख़राब कोलेस्ट्रोल शरियानों को तंग करके खून की रवानी को रोकता है। इसलिए सेहतमंद नजर आने के बावजूद गफलत नहीं बरतनी चाहिए और बर वक्त आपको अपना चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि जनाब आप बज़ाहिर तो हेल्दी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंटरनली भी क्या आप हेल्दी हैं या नहीं हैं, पूरा सिस्टम सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जनाब आप टेस्ट करवाएंगे तो फिर ये आपको मालूम हो सकेगा। और जिस तरह से हम पहले बात कर रहे हैं कि जनाब 8 घंटे की नींद जो है, डीप स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी रात को देर तक जागने की आदत है, मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और नींद पूरी नहीं करते, तो एक इंटरनेशनल रिसर्च है जो कि आपके साथ शेयर करना है, जो कि एक बड़े ख़तरे से आगाह करने के लिए है। अमेरिका की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक तवील तहकीक में ही इंकशाफ हुआ कि वो बालिग अफराद जो रोज़ाना अपने मामूल से सिर्फ 80 से 90 मिनट कम सोते हैं, उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और जिस्मानी तौर पर शदीद सुस्ती का भी शिकार होते हैं। इस साइंसी तहकीक के नताइज बताते हैं कि जिन लोगों ने 6 हफ्तों तक रोज़ाना सिर्फ 1.5 घंटा कम नींद ली, उनका वज़न औसतन 1 पाउंड बढ़ गया। और देखने में तो ये वज़न बहुत कम लगता है, लेकिन अगर इसी लाइफस्टाइल और पैटर्न को लेकर पूरे साल पर आप अप्लाई करें तो ये तिब्बी लिहाज से बहुत ही ख़तरनाक मोटापे और बैड फैट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। रिसर्च ये बताती है कि कम नींद लेने वाले अफराद में इंसुलिन के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जो टाइप 2 ज़ियाबीतस और दिल के अमराज का बुनियादी सबब है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि वज़न कंट्रोल रखने के लिए सिर्फ अच्छी ग़िज़ा या जिम जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एथलीट हैं या आप वर्कआउट करते हैं जिम के अंदर, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपके मसल्स हैं, उनकी रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रिकवरी डाइट से नहीं होती, बल्कि ये रिकवरी उससे होती है कि आप रेस्ट कितना लेते हैं। जब आप रेस्ट ज़्यादा करते हैं, नींद प्रॉपर लेते हैं, 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर जो रिकवरी का अमल है, चाहे वो आपके ऑर्गन्स का हो, आपके मसल्स का हो, वो बहुत ज़बरदस्त होता है और फिर आपको उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा विजिबल नज़र आते हैं और वो रिज़ल्ट्स जो नज़र आते हैं वो फिर देर पा भी होते हैं। तो इसलिए जो नींद है आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और सोने से पहले कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन को ज़रा कुछ देर के लिए साइड पर रख दें। दुनिया रुक नहीं जाएगी अगर आप स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे। आप सुबह उठ के भी देख सकते हैं और जब भी आपको फारिग टाइम मिले, लेकिन बेड पर जाने से पहले या बेड पर लेट कर स्क्रॉलिंग करना ये बहुत आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त चाहेंगे, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।